हमारे जीवन में कैसा रहेगा अगर फेल होने रास्ते को ही काट दिया जाए, उसे बंद ही कर दिया जाए। आज ऐसी चीजें, ऐसी ट्रेनिंग बताने जा रहे हैं या करवाने जा रहे हैं हमारे साथ, तो हमें पूरे ध्यान से फोन को साइलेंट रखते हुए उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि सर का टाइम बहुत ही लिमिटेड है। वो रहेंगे नहीं रहेंगे आगे चल के कुछ पता नहीं है, तो जितना टाइम है हम उनका ज्ञान पूरा ले सके। तो अब हम इनवाइट करेंगे, तो मैं चाहती हूँ हम खड़े होकर एक बारी करेंगे इनवाइट। आई इनवाइट पर्ल अचीवर मिस्टर प्रमोद मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप लोग यहाँ आए। और वाकई आज का जो जानकारी है वो बेहद खास होने वाला है। जो आज तक हमने नहीं बताया वो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को। लेकिन जानकारी लेना और जानकारी को अपने जीवन में अप्लाई करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या आप लोगों का फोन साइलेंट है? क्लियर? किसी का बजेगा तो नहीं? चलिए आरसीएम की ताकत को समझते हैं। कैसा रहेगा अगर फेल होने के रास्तों को बंद कर दिया जाए? हमारे जीवन में कैसा रहेगा अगर फेल होने रास्ते को ही काट दिया जाए, उसे बंद ही कर दिया जाए? तो दरवाजा ही बंद हो जाएगा तो हम उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं, है ना? लेकिन जब तक वो दरवाजा खुला रहेगा, कभी ना कभी भूले भटके हम उस रास्ते, उस दरवाजे निकलेंगे और उस दरवाजे को खोलने के बाद सीधा जो है हम खड्डे में जाएंगे। एक आप लोग शायद कहावत सुने होंगे, एक वैष्णो देवी में है, वो जो सर बीच में लटका हुआ है कट के, क्या नाम था? आप कोई जानते हैं आप में से? भैरव जी का है? नहीं, किसी और का था जो चोरी करके आया था और पीछे से माता जी, है ना, तो पीछे से बोला गया था कूद जाओ। हाँ, कहीं है ना ऐसा? अच्छा, हाँ, नहीं वो बोले थे ऊपर मत देखना। हाँ, चोरी किया था या कुछ उन्होंने कुछ गलती किया था, तो उसको लोग ढूंढते हुए वहां आए और वो माता रानी के दरबार में छुप गया चोर, तो उन्होंने उसे बचा लिया और बोले कि पीछे के दरवाजे से कूद जाओ, बस ऊपर मत देखना, तुम मरोगे नहीं, मैं हूं। पर वो थोड़ा चालाक था, समझदार ज्यादा था, वो अपना दिमाग लगा ही दिया बीच में। और कहा जाता है कि जब वो पीछे कूदा, बहुत बड़ी खाई थी वो, जब पीछे के दरवाजे से कूदा, थोड़ा ही नीचे गया तो 2-4 सेकंड में देख ही लिया ऊपर कि मैं कितना नीचे और जा रहा हूं। और जैसे ऊपर देखा, वहीं पे बताया जाता है कि पत्थर बन गया, क्या ऐसा कुछ हुआ? सुने हमने कि कहानी में सुना है नहीं, ऐसा हुआ। तो अपना दिमाग नहीं लगाना, और जहां जहां लोग अपना दिमाग लगाते हैं उस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन को चला रहा है, कहीं जा रहा है, ट्रेन अपने जगह पे जा रही है। क्या लगता है, जो हम अभी यहां से निकलेंगे दिल्ली के लिए, तो बीच में बहुत सारी पटरी चेंज होती है, इधर से उधर होती है ना, पटरियां चेंज होती है। तो उसी पटरी पे अंबाला भी चले जाते हैं, अंबाला से दिल्ली भी चले जाएंगे, गोरखपुर भी, बनारस भी, और ना जाने मुंबई भी चले जाएंगे उसी रास्ते से। तो क्या लगता है, ड्राइवर रूट को चेंज करता है? आप में से कितने लोगों को पता है कि ड्राइवर गाड़ी को मोड़ता है इस पटरी से उस पटरी पे? सोचो, मतलब ट्रेन तो चला रहा है लेकिन उसके हाथ में लाइन नहीं है, जाना कहाँ उसके हाथ में नहीं है, उसको बस चलाने से मतलब है। कहाँ जाना है वो कंट्रोल रूम को पता होता है, स्टेशन मास्टर को पता होता है कि कौन सी ट्रेन को किधर किस लाइन पर भेजना है, कितनी स्पीड से चलना वो आपके हाथ में। कहाँ रोकना है कहाँ नहीं रोकना वो भी आपके हाथ में नहीं, वो पीछे वाले गार्ड के हाथ में होता है। लाल बत्ती हरी बत्ती और लाल झंडी हरी झंडी दिखाता है तो वो रोकना पड़ता है। आप सिर्फ चलाने के जिम्मेदार हो, कितनी स्पीड ले जानी, कहाँ कम करना, कहाँ तेज करना है, कहाँ ब्रेक लगाना, कहाँ हॉर्न लगाना है, बस उतना ही आपको पता है। रोकना कहाँ है, कब रुकना, कितना देर रुकना, वो गार्ड के हाथ में होता है। किस रूट पर जाना है वो स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। सेम उसी तरह से आरसीएम चलता है। अब सोचो सब कुछ हम ही कर लें, गाड़ी भी हम मोड़ ले, रोक भी हम अपनी मर्जी से ले, चला भी दे अपनी मर्जी से, तो एक्सीडेंट तो पक्का। गार्ड मतलब गार्ड, ड्राइवर से ज्यादा वैल्यू गार्ड की। गार्ड चाहे तो ट्रेन को लड़ा दे, गार्ड चाहे तो जो मर्जी करवा दे, पीछे बैठ के सब काम करवा देता है। और उस आगे और पीछे ये दोनों मेन होते हैं।
बात को समझना थोड़ा ध्यान से। आगे और पीछे वाले मेन होते हैं। आगे कौन है? स्टेशन मास्टर। ट्रेन आने से पहले उसके रूट को चेंज करता है, इस ट्रेन को इस रूट पर भेजना है। अगर वो चेंज ना करे तो पता चला उधर से उसी रूट पे ट्रेन आ रही थी और इसने लाइन चेंज नहीं किया, इस पे वो भी गई और दोनों आपस में, ऐसा होता ही नहीं होता। फिर पीछे वाला भी कुछ कर नहीं पाता। तो आगे वाला भी पहले से तैयार रहता है और पीछे वाला भी टाइम का ध्यान देता है, तब जाकर के ट्रेन चलती है। उसी तरह से आरसीएम ट्रेन है। आप समझिए आरसीएम की थोड़ी ताकत। जो इंसान इसको सीरियस रूप में किए वो आज यहां तक पहुंचे, जो सीरियस नहीं किए वो नहीं पहुंचे। समस्या थी है और रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जिंदा इंसान हैं। जिंदा लोगों की जिंदगी में समस्या आती है। आरसीएम, अगर हम आपको बताएं आरसीएम की शुरुआत कब हुई? आरसीएम की शुरुआत अगस्त 2000 सन में हुई। अगस्त सन 2000, क्लियर? कब हुई थी इसकी शुरुआत? अगस्त 2000 सन में। सन 2000 में शुरुआत इसकी हुई, अगस्त के महीने में 8 अगस्त को हुई थी, क्लियर? ये चली उस समय कपड़े से शुरुआत हुआ। ये आरसीएम के जो मालिक है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए शानदार ताली। उन्होंने जब शुरुआत किया उससे पहले वो कपड़ों के व्यापारी थे। किसके व्यापारी थे? कपड़ों के व्यापारी थे। वो कपड़ों का व्यापारी के होने के साथ साथ आरसीएम में वो नहीं थे। त्रिलोक चंद छाबड़ा जी आरसीएम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ उसका नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या था? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब उसका नाम बदल गया, आरसीएम प्रोडक्ट कंज्यूमर, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ठीक है, वो चेंज हो गया। और आरसीएम से पहले आरसीएम जो बीसी छाबड़ा है, केसी छाबड़ा है, टीसी छाबड़ा, ये तीनों सगे भाई, तीनों सगे भाई। बीसी छाबड़ा और केसी छाबड़ा ये एक दूसरी विदेशी कंपनी थी जिसका नाम एम्बे है। ये एम्बे में पहले जुड़े थे शुरू में। ये लोग पहले एम्बे में काम करते थे, एम्बे कंपनी में। वो विदेशी कंपनी आज भी चलती है। बात को समझना थोड़ा सीरियस, आप लोग को पता नहीं है। तो बीसी छाबड़ा बहुत अच्छे ट्रेनर बने, बहुत अच्छी इनकम कमा रहे थे एम्बे से, और इनका अपना खुद का कपड़ों का व्यापार था, कारोबारी लोग थे ये लोग, तो पैसों की कमी थी नहीं। पहली कंपनी एम्बे है जो हमारे भारत में विदेश से आई थी, एम्बे कंपनी, राइट। उसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे, उसमें वही आदमी काम कर सकते जिनकी लाखों में इनकम हो, कोई भी व्यापार से, किसी भी रोजगार से। तो एम्बे में ये लोग काम कर रहे थे। और फिर उसी बीच में टीसी छाबड़े का दिमाग जो है थोड़ा सा वो अलग तरीके का। ये टीसी सर सबको बुलाए, अपने तीनों भाइयों को बुलाए और बैठाए कि बोले कि हम क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर सकते, हम क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग को शुरू कर दें। और डायरेक्ट सेलिंग को हमारे देश में लाने वाले मनमोहन सिंह है। कौन है? सरदार मनमोहन सिंह। ये 1995 के टाइम में गए थे अमेरिका। वहां पे इन्होंने देखा कि झाड़ू मारने वाला भी कार से घूमता है। सीरियस समझना, इसकी जड़ को समझो पहले। जड़ देखा कि झाड़ू मारने वाला कार से घूमता है। फिर इन्होंने मनमोहन सिंह ने पूछा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि आपके देश में झाड़ू मारने वाले भी लोग कार से घूमते हैं, हमारे यहां तो बैंक में काम करने वाले भी कार से नहीं चल पाते हैं, राइट। आ जाइए, आगे बैठ जाइए, इधर जगह है, पीछे भी जगह, यहां भी जगह जी, बैठिए। हाँ रख दीजिए, कोई बात, बैठ जाइए, पीछे भी जगह है, आगे भी जगह। तो इन्होंने कहा कि बैंक में काम करने वाले लोग भी नई गाड़ी से घूमते, आपके सिस्टम में ऐसा क्या, आपके यहाँ क्या? तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो इन्होंने कहा डायरेक्ट सेलिंग क्या होता। तो आरसीएम का पहला प्लान अपने भारत का उस समय का प्रधानमंत्री या जो भी थे, मनमोहन सिंह राष्ट्रपति थे, ऐसे कुछ थे उस समय, राष्ट्रपति थे। पहला जो प्लान था वो सरदार मनमोहन सिंह ने देखा था अमेरिका में जाकर। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की जो पहली प्लान अगर कोई इंडिया का व्यक्ति ने समझा तो वो मनमोहन सिंह ने समझा। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये कब से चलता है, हमारे देश के लिए सुटेबल है कि नहीं है, कौन कौन इसे कर सकते हैं, इससे क्या लोगों का फायदा, हमारे देश का फायदा क्या हो सकता है। पूरा प्लान इन्होंने समझा अमेरिका में जाकर के। मिलने गए थे लेकिन प्लान दिखा दिया वहां के राष्ट्रपति ने इनको, राष्ट्रपति ने प्लान दिखाया इनको, मनमोहन सिंह को। फिर इन्होंने क्या किया, उस चीज को वहां से ले लिया कि ये तो मेरे देश के लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं ले चलता हूं अपने देश में, अप्लाई करवाऊंगा, लागू करवाऊंगा।
लेकिन हमारे देश में तो कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ही नहीं, सब तो ट्रेडिशनल व्यापार है। तो फिर वहां से चल करके एमवे को उठा करके ये ले आए यहां पर इंडिया में, और इन्होंने इसको फैलाना बताना लोगों को शुरू किया, प्रचार प्रसार भाषण दिए कि ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया है, चलता है। तो उसमें कुछ लोग अच्छे लोग आए, शुरुआत किए, और उसका सेमिनार देने के लिए विदेशी लोग आते थे और अंग्रेजी में बोल के जाते थे। वो अंग्रेजी बोलते थे स्टेज पर और उनका ट्रांसलेट करके हिंदी में कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर लोगों को बताता था। जैसे आज के टाइम में सुरेंद्र वंश जी जब कर्नाटक में जाते हैं तो वहां पर अपने भाषा हिंदी में बोलते हैं, वहां के कर्नाटक वाले कन्नड़ भाषा में बोलकर अपने वहां के लोगों को समझाते हैं कि इन्होंने ये बात ऐसे बोली है। हमने ग्रुप में डाला भी था, राइट, क्योंकि कन्नड़ भाषा वाले को, कर्नाटक वाले को हिंदी नहीं समझ में आती, नहीं आती है, वो कन्नड़ वो कड़कड़ बड़ी बड़ी अपने हिसाब से बोलते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ का कोई पंजाब का व्यक्ति है, हमारे यूपी में जाए और पंजाबी बोले तो वहां लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो पंजाब में रहे हैं, जैसे हम लोग पंजाब रह चुके हैं, तो यहाँ कोई पंजाबी बोले तो हम उनकी भाषा पूरा समझ लेंगे, तो हम अपनी उनकी पंजाबी भाषा को भोजपुरी भाषा में वहां ट्रांसलेट करके अपने लोगों को बताएंगे। ऐसा शुरुआत में हुआ था कि विदेश के लोग आते थे, ट्रेनर लोग, वहां के लीडर लोग जहाज से आते थे और यहाँ मीटिंग दे करके जाते थे, लोगों को बता के जाते थे और क्या करना है वो समझा जाते। इस तरह से एमवे कंपनी ने अपने हमारे देश में शुरुआत किया डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। फिर धीरे धीरे करके मोदी केयर आया, इसके बाद में आरसीएम आया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां ने जन्म लिया। 350 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के रूप में शुरुआत किया, उसमें से बहुत सारी कंपनियां शहीद हो गई। क्लियर, बहुत सारी कंपनियां शहीद हो गई जो अनलीगल तरीके से काम किया। इन्हीं के आड़ में आकर, इन्हीं के पीछे छुप करके कुछ कंपनियां जो मनी सर्कुलेशन के नाम से शुरू हुई, कितना पैसा दे दो आपको डबल करके हम दे देंगे, 6 महीने में डबल, 3 महीने में डबल, ऐसा बोल करके कंपनियां, कुछ मनी सर्कुलेशन वाले आए जो लोगों का पैसा लिया, कुछ लोगों को दिया, और जब ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो लोग रफू चक्कर हो गए। उनकी वजह से फिर ये कंपनियां हो गई परेशान, बदनाम। जो सही कंपनियां थी वो भी बदनाम हो गए। आपने सुना होगा कि समुद्र में अगर एक मछली गंदी हो तो सबको गंदी कर देती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा होता है कि मोहल्ले में कोई एक लेडीज विधवा हो तो चाहती है सब विधवा हो जाए ताकि मुझे कोई विधवा ना बोले, ऐसा आप सुने होंगे, कहावत है ये। तो ऐसा हुआ था। तो उसके बीच में फिर कांग्रेस की सरकार थी, बात को समझना थोड़ा। 2007-8 के बाद कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री बने थे सोनिया गांधी जी, उस समय सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी। और उसी बीच में 2011 के टाइम में ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग होते हैं, जो वोट मांगते हैं, नेता मंत्री लोग होते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को गियर में लेते हैं, रडार में लेते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं इनको रडार में लेते हैं कि आप इतने लाख रुपया मुझे दो तो आपका व्यापार चलाऊंगा, नहीं तो आपकी जीएसटी रद्द कर दूंगा, आपकी कंपनी बैठा दूंगा, लॉक करवा दूंगा। मतलब धमकी दे करके लोग रिश्वत लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से। और इसमें ये गहराई बता रहा हूं आपको, आपको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। अभी आप लोग तो बस नीचे से निकल रहे हो बस, अभी उसको पहले सिस्टम को समझो फिर आते अपने बात पर। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को लोग धमकी देते हैं, बताते हैं, बोलते हैं और पैसा लेकर के उससे वोट, मतलब चुनाव लड़ते हैं। उन्हीं के पैसों से चुनाव कि अगर मैं जीत गया तो आपकी कंपनी को बढ़ावा दे दूंगा, प्रमोशन करवा दूंगा, इतनी जगह आपके नाम कर दूंगा, ये सरकारी जमीन खाली है लिखवा दूंगा, ऐसा लालच दे करके, ऐसे धमकी दे करके लेते हैं। तो टीसी छाबड़ा के पास कुछ मंत्री गए थे। यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही, बात को समझना, थोड़ा सा सीरियस समझना। कांग्रेस के राज में ऐसा हुआ था। कुछ कांग्रेसी लोग वहां पर गए और बोले कि आपको इतना लाख रुपया देना होगा, चुनाव सामने है, तो हम आपकी कंपनी को चलने देंगे, नहीं तो विरोध करेंगे, नहीं तो बंद करना पड़ सकता है। धमकी। तो टीसी छाबड़ा थोड़ा टेढ़ आदमी, सीधे होते तो खत्म हो जाते। बोले हम नहीं देंगे रिश्वत, क्योंकि हम रियल काम करते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, हम कोई रिश्वत देंगे नहीं, आगे आपको जो करना वो कर लो। तो हुआ ये था, जब उन्होंने मना कर दिया, 2-3 बार सोर्स पानी लोगों ने लगाया, मंत्री ने लगाया, राजस्थान का जो मंत्री था उसने भी सोर्स पानी लगाया कि ये मुझे मिल जाए कुछ, मतलब 2-4 लाख नहीं, 10-20 लाख 50 लाख रुपए ऐसे मांगते हो लोग, करोड़ों रुपए मांगते, इतना दो, इतना आपका टर्नओवर है। नहीं दिया तो किया क्या इन लोगों ने मिलकर के, कुछ छपरी लोगों को, नशे पत्ती करने वाले लोगों को सरकारी गेहूं का बोरा, जो सरकारी गेहूं का कनक आता है, उसके बोरे को इन लोगों ने कंपनी के चारों तरफ बाउंड्री के अंदर फेंकवा दिया, रात में जाकर के 2-3 बजे की रात में फेंकवा दिया। 100-150 बोरे फेंकवा दिए चारों तरफ दीवार से रात में, और 3 बजे बोरा फेंकवाया गया और सब लोग सो रहे थे, किसी को पता भी नहीं था, कानो कान पता नहीं था कि क्या होने वाला।
सब नींद में थे सुबह 3 बजे के टाइम। जैसे सुबह 4 साढ़े 4 बजा, पुलिस की 4 गाड़ी आके खड़ी कंपनी के गेट पर, और खुलवा करके सब पुलिस अंदर गए और चारों तरफ तुरंत रडार में ले लिए, कैमरा सैमरा लेके आए थे। उसमें से 100-150 बोरा बरामद हुआ, सरकारी गेहूं के बोरे, सरकारी गेहूं के बोरे। और तुरंत केस बनाया गया कि ये सरकारी गेहूं खरीदता है और अपने अंदर पिसाई करा करके महंगे रेटों में ये गेहूं बेच लेता है, आटा बेचता है, ये कंपनी फ्रॉड करती है। इस तरह से रडार में लिया, गियर में लिया, और जो मशीन जहां जैसे चल रही थी उसे वहीं पर ब्लॉक कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, जिसको बोलते हैं स्टे ले लेना। फसल तैयार है तो तैयार है, सड़ जाएगी, उसमें पानी तक नहीं डाल सकते आप। उसने स्टे ले लिया तुरंत, सरकार उसी की थी, प्रधानमंत्री भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, स्टे ले लिया तुरंत, लॉक कर दिया, ताला लॉक कर दिया। पहले सीबीआई जांच होगी, सही पाए गए तो चालू करना, गलत पाए गए तो ब्लॉक। उस बीच में आरसीएम के साथ साथ में सारी कंपनियों के ऊपर केस हुआ था, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी सबको रोक दिया गया था। 11 महीने तक जांच चली, और जांच में जो सही पाई गई उस कंपनियों को चालू किया गया, जो गलत पाई गई उसे बंद कर दिया गया। फिर कुछ दिन चलने के बाद अभी भी बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड तरीके से जो चिट फंड वाला सिस्टम चलाती है, अभी भी पैसे दो, इतने जमा कराओ, उतने बन जाए, अभी भी चल रही है। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सरकार उसे बंद कर रही है। सरकार, ये मोदी सरकार है, ये थोड़ा अलग तरीके से चलता है। अलग तरीके से क्यों चलता है? ये देश को एक साथ बंद नहीं करता। जैसे अभी पुलवामा में हमला हुआ तो इसने देश को बंद नहीं किया, इसने अपना काम अंदर अंदर किया, देश को चलने दिया। अगर देश की इकोनॉमी डाउन होगी तो सरकार का सब कुछ सिस्टम पूरे भारत का डाउन चला जाएगा, फिर दूसरे देश से हम कमजोर हो जाएंगे। और ये नहीं चाहता सरकार हमारा कि हमारा देश डाउन जाए, डाउन फ्लो में जाए। मतलब वो कहते हैं कि जो चल रहा है चलने तो इसके ऊपर होके काम करो, सारा काम सेट कर दो। तो उसी तरह से एक एक कंपनियों को बंद किया जा रहा है, बहुत जल्दी बंद किया जा रहा है। बीच में नेचरवे बंद हुई और बहुत सारी कंपनी आई, बंद हुई। पल्स आई थी, पल्स पैसे ले रही तो बंद हुई, सहारा को बंद किया, बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया। बड़े बड़े बाबा लोग जो फ्रॉड करते थे, गलत सलत काम करते, सबको बंद कर दिया। मतलब देश भी चल रहा है, धीरे धीरे वो जो खराब फल है उसे अलग करो, छांटते रहो, उस पर काम हो रहा है। तो इस तरह से आरसीएम बंद हुई थी। जब लोग बोलते हैं आपको ना आरसीएम तो बंद हो गई थी, आप बोलिए बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि आरसीएम बंद हुई थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों बंद हुई थी, आप बता दो। ये सवाल आप पूछ लेना, आपको पता, जवाब मत देना। आप सामने वाले को ये कभी मत बताना आरसीएम बंद क्यों हुई थी, कारण क्या था। आप बता दोगे तब तो सामने वाला आपसे जीत गया। आप उसी से पूछ लो कि बंद हुई थी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, लेकिन कारण बता दो मुझे कि एग्जिट क्यों बंद हुई थी। अगर वो कारण बता दिया तब आप उसको बोलो कि जब आप जान ही रहे हो कि कारण ये था, आप बताओ फिर चालू क्यों हुई। अगर उसने कारण नहीं बताया तो आप उसको बोलना भाई साहब आप क्यों बिना मतलब किसी को बदनाम कर रहे हो। जब आपको पता ही नहीं था कि मैं जेल क्यों गया था तो कैसे झूठा आप मुझे बोल दोगे कि मैं जेल गया था, बोलो जी। उस बीच में टीसी छाबड़ा को जेल भी हुई थी, जेल भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, पुलिस ले गई थी, बहुत सारा छानबीन हुआ, केस भी चला, केस में जीत भी गए। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब केस जीत गए तो ध्यान से समझना, बात समझ में आ गई। उस समय जब केस जीत गए, जब तक सरकार बदल चुकी थी, राजस्थान सरकार बदल गई थी, कांग्रेस हट गया था, बीजेपी आ गई, क्योंकि कांग्रेस ने जब सबके साथ फ्रॉड किया तो लोगों ने उसे वोट नहीं दिया, बंद कर दिया, तो वहां से फिर से बीजेपी जीती थी। वहां पर 2012 में राजस्थान सरकार, कौन सा, आर मतलब राजस्थान सरकार ने इसकी गाइडलाइन बनाई आरसीएम की। अभी भारत सरकार ने नहीं बनाया है। 2012 में जब चालू हुई तो राजस्थान सरकार ने आरसीएम की गाइडलाइन बना करके चालू करवा दिया और कंपनी चालू हो गई। लेकिन पूरे भारत में नहीं चल सकती, सिर्फ राजस्थान में चलने लगे, पूरे राजस्थान में। फिर उसके बाद 4 साल तक इन्होंने धीरे धीरे इधर उधर सारा काम किया, करते करते सोर्स पानी लगाया, जब तक कांग्रेस जा चुकी थी, कांग्रेस हार चुकी थी, दूसरी पार्टी जीत चुकी थी, मतलब कि बीजेपी आ चुकी थी। 2014 में मोदी जी आ चुके थे, 2014 में मोदी जी जीत गए थे। उसके बाद 2012 से चलने लग गई आरसीएम धीरे धीरे राजस्थान में पूरा बढ़िया से, और बाहर में धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाद 2016 में भारत सरकार ने, यहां लिख देता हूं भारत सरकार के तरफ से सभी कंपनियों को, लीगल कंपनियों को, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को गाइडलाइन प्रोवाइड कराई गई 2016 में। कब हुई? 16 में। किसके तरफ से? सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, भारत सरकार के लेवल पे, मतलब पूरे भारत के तरफ से। ये बहुत कम लोग को पता है। अक्सर हम उस चीज को लेकर बैठे रहते हैं कि फेल हो गया, बंद हो गया, क्यों बंद हुआ, कारण पता ही नहीं था। तो 2016 में भारत सरकार ने यहां पे राजस्थान
यहाँ राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी और 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दिया। राइट, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जब 16 में गाइडलाइन बनाई तो इसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन एक चीज की कमी थी। गाइडलाइन तो बन गया, पेपर तो हमने दे दिया, पास तो हम हो गए, लेकिन जब तक हमें उसकी मार्कशीट और टीसी हमारे नाम से नहीं मिल जाती है तब तक हमें यह विश्वास नहीं होता कि हम पास हुए या फेल हुए। कभी भी वो बोल सकता है कि आप पास नहीं हो। तो ये मार्कशीट और टीसी के पीछे भाग पड़े, रिजल्ट के पीछे कि मुझे टीसी चाहिए, मेरी मार्कशीट मुझे दो अगर मैं पास हूं तो उसको बोलते हैं कानून। क्या बोलते हैं? कानून, जिस पर लॉ बनाया गया। कानून कब बना? 28 दिसंबर 2021 को। कब बना? 2021। 28 दिसंबर 2021 को क्या बनाया सरकार ने? कानून बन गया। इसमें कानून का मतलब होता है कि आरसीएम नहीं, भारत सरकार की तरफ से जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो पैसों के बदले आपको सामान दे रही है वो कानून के अंदर में, उनके ऊपर कानून है, वो कानून के साथ काम कर रही है। अनलीगल नहीं है, वो लीगल है। ये आरसीएम अकेले नहीं है, सारी कंपनियां, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, चाहे वो मोदी केयर हो जाए, चाहे वो फॉरएवर हो जाए, चाहे वो वेस्टीज हो जाए, आईएमसी हो जाए, आरसीएम हो जाए, ये सारी कंपनियां जितनी भी आपके पैसे लेकर प्रोडक्ट दे रही हैं वो भारत सरकार के कानून के साथ काम कर रही हैं। क्लियर? लेकिन इन सारी कंपनियों में आरसीएम बेस्ट क्या है वो आगे हम बात करते हैं। कंपनियां तो बहुत सारी चली, लेकिन सब में सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट कंपनी आरसीएम क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना ये भी कंपनी, हमें कभी भी किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करनी। जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो प्रोडक्ट दे रही, पैसे के बदले सामान दे रही, किसी की बुराई कभी मत करना। मार्केट में सबको बोलना सभी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी मेरी क्यों है आप वो समझ लो, फिर आप आगे बात करना। राइट? तो 28 दिसंबर 2021 को क्या बन गया? कानून। और जो चीज कानून के अंदर में आ जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये अब सिस्टम कानून के अंदर में काम कर रहा है। आरसीएम के पास इस समय 500 प्रोडक्ट हैं। कितने हैं? 500 प्रोडक्ट। और किसी कंपनी के पास 500 प्रोडक्ट नहीं। ये पहला बेनिफिट है कि आरसीएम में क्या बेहतर है। तो आरसीएम में सबसे बेहतर यह है कि इसके पास प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, और इनके पास में लगभग 15,000 दुकानें, जिसको बोलते हैं पीयूसी या फिर वंडर वर्ल्ड क्यूक। पीयूसी या वंडर वर्ल्ड क्यूक, कितनी दुकानें हैं? 15,000 से ज्यादा है पूरे भारत में। यानी इस कंपनी के पास में सामान भी ज्यादा है, दुकान भी ज्यादा है। बात समझ गए आप? सामान भी ज्यादा और दुकान भी ज्यादा है। क्लियर? और इस कंपनी के पास में 1 रुपए का सामान से शुरुआत है, 1 रुपए से लेकर के हजारों रुपए तक का सामान इनके पास में उपलब्ध है। यानी 1 रुपए का शैंपू भी उपलब्ध है, 9 रुपए का साबुन भी उपलब्ध है, 18 रुपए का नमक भी उपलब्ध है, जो और किसी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं। क्लियर? अपने को अपना आरसीएम ही बेस्ट क्यों है ये है, नीचे देखो। अभी तो ऊपर आप ब्यौरा बताया हूं कि आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग कब आई। शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद वहां पे हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए, छोड़ गए। बीसी छावड़ा के बारे में जो मैंने बताया कि वो एमबे में काम करते थे, एमबे के ट्रेनर थे, वो राजी नहीं थे टीसी छावड़ा के साथ आरसीएम शुरू करने में, राजी नहीं थे, और अच्छा इनकम वो कमा रहे थे एमबे से। तो टीसी सर ने बोला कि आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, काम आपको करना पड़ेगा, बाहर का अंदर का काम मैं करूंगा। दोनों भाइयों ने डिसीजन लिया। टीसी सर ने बोला कि अंदर का मैनेजमेंट का काम मेरा, बाहर टीम वर्क का काम, क्योंकि आप पहले से लीडर हो, जगह जगह सेमिनार देते हो, एमबे में बढ़िया लीडर हो, तो आपको आरसीएम में अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। तो यहां शुरुआत करनी थी, वहां 2-3 लाख रुपया अच्छा से 5 लाख कमा रहे थे बीसी छावड़ा, तो वो बीसी छावड़ा आरसीएम में आना नहीं चाहते थे। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ये ऊपर की बातें हैं, जब गहराई पता होगी तभी आगे जाओगे। क्लियर? गहराई पता नहीं होगी तो डूब जाओगे, और जब पता होगा कि हाँ इतना ही पानी है तो आप जाके गोता लगा के वापस आ सकते हो। तो फिर बीसी छावड़ा ने एक कंडीशन रखा कि पहली आईडी मैं अपनी लगाऊंगा आरसीएम में। आरसीएम की शुरुआत करो, मैं सहमत हूं, सगे भाई हैं टीसी छावड़ा के, लेकिन आरसीएम की पहली आईडी नंबर 1 मेरा होना चाहिए। ये उनकी जिद थी, कमिटमेंट भी था। तब मैं आपको एमबे छोड़कर, उस कंपनी को छोड़कर आरसीएम में शुरुआत करूंगा। तो टीसी छावड़ा के पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि इनको चाहिए था एक शानदार, जानदार, जबरदस्त वाला लीडर जो बड़ी तेजी से आरसीएम के बारे में लोगों को समझा सके, बता सके, सेमिनार मीटिंग से रिजल्ट लेके आ सके।
ऐसा कोई था नहीं। और ये बीसी छाबड़ा उनके सगे भाई थे, 1 नंबर के ट्रेनर थे, 1 नंबर के लीडर थे दूसरे कंपनी के। तो टीसी सर भी मजबूर थे कि किसी और को अगर रखता हूं तो पता नहीं वो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये तो मेरा भाई है, तो चलो मैं राजी हूं, आईडी नंबर 1 पहला आपका रहेगा। ये काउंसलिंग हुई सब में आपस में बैठ के, तो आईडी नंबर 1 बीसी छाबड़ा का, पहली आईडी उनकी, आरसीएम का पहला परिवार बीसी छाबड़ा। अच्छा, आईडी लगने के बाद भी कुछ दिन तक, क्योंकि एक्टिव इनकम उधर से एमबे से आ रही थी अच्छी, लाखों में इनकम, आरसीएम में आईडी लगाने के बाद भी बीसी छाबड़ा एमबे की मीटिंग में जाते थे, ट्रेनिंग देते थे, मीटिंग लेते थे। ये टीसी सर को मंजूर नहीं था। वो बोले कि जब आप आईडी लगा ही लियो, आरसीएम शुरुआत हो चुकी है, सब कुछ बन चुका है, कंपनी से हमें सारा कुछ सिस्टम आ चुका है, सारा डॉक्यूमेंट जमा है, तो कुछ दिन के बाद धीरे धीरे एक्टिव हुए, तब बीसी छाबड़ा आरसीएम पे फोकस किए, एमबे को धीरे धीरे छोड़े, धीरे धीरे इधर फोकस बनाए। और आज देखो बीसी सर है, इनको बोलते हैं भाग्यचंद छाबड़ा। तगड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, आज 30 साल का एक्सपीरियंस है बीसी छाबड़ा के पास, नेटवर्क मार्केटिंग का 30 साल का एक्सपीरियंस अनुभव है। और फिर वो एमबे छोड़कर के आरसीएम में आज अच्छे लेवल, अच्छी इनकम है, ये शुरुआत हुई। तो आरसीएम बेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक चीज और समझना, और कंपनियों में लीडर खरीदे जाते हैं, आरसीएम कंपनी में लीडर बनाए जाते हैं। आज तक किसी लीडर को टीसी सर ने खरीदा नहीं। वेस्टीज में सोनू शर्मा को खरीदा गया, सागर सिंह को खरीदा गया, शशिश कुमार तिवारी को खरीदा गया। इन लोगों को खरीद करके, आईडी लगा करके, गोल मोल करके, इनको ला करके अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो दूसरे लीडर को हायर करती। मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी आरसीएम में नहीं हुआ कि कोई लीडर बिक गया। अगर कोई बिक गया तो वो सत्यानाश खत्म हो गया, जड़ से खत्म, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। सभी कंपनियों से, ये नहीं कि आरसीएम से, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारे पास भी इतने बड़े बड़े पोटली भर करके, पैसे रख करके हमारे पास भी लोग आते हैं, मिलते हैं। यूट्यूब से नंबर लेकर बहुत लोग फोन कॉल करते हैं कि मैं आपको 1 लाख रुपया महीने का दूंगा, एग्रीमेंट करवा दो, 1 लाख रुपया महीने का दूंगा, आपको बस हमारे टीम में ट्रेनिंग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सेमिनार देना पड़ेगा, हमारे टीम को ट्रेंड करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्किंग करना पड़ेगा, आपको ऑफिस देंगे, कंप्यूटर देंगे, सुविधाएं देंगे, एक आध लोग आपके पास में हम रख देंगे, आपकी सुविधा के लिए लाखों की इनकम होगी, आपको बस लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, ऐसा बोलकर। और अभी आप चाहो तो हमसे 5 लाख 10 लाख रुपया अभी ले लो, एडवांस में ले लो, और महीने के 1 लाख रुपया बनवा लो, ऐसा बोल करके लोग मेरे पास आते हैं। कई जगह से फोन कॉल आया, हमने अजय सर को बताया, हमने रमेश्वर सर को बताया ये बात, उन्होंने हमें अच्छे से समझाया कि ये लोभ है, लालच है, एक बार गए इस दलदल में दोबारा निकलना मुश्किल है। और आज जो आपके पास लोग विश्वास करते हैं, वो सब विश्वास टूट गया, और एक बार विश्वास टूट गया तो जिंदगी भर विश्वास बनने वाला। सब कुछ पैसा नहीं होता है, सब कुछ पैसा नहीं होता है। तो जब हमारे सामने कोई ऐसी लालच कोई देता है हमको, या कोई गलत रास्ता पे ले जाना चाहता है, कंपनी के मालिक, जब हम एक और कंपनी पता नहीं कौन सी नई शुरू हुई 3 साल पहले, उसका मालिक एमडी ने फोन किया हमारे पास, बी केन वाला ने हमें फोन किया, वो जो अजय शर्मा है, जो वेस्टीज से निकलकर अपनी कंपनी शुरू की, उसने फोन किया हमारे पास। कई कंपनियों के लोगों का फोन मेरे पास आता है, प्रलोभन देते हैं, लोभ देते हैं, पैसा देते हैं, मेरे साथ आ जाओ। ऐसा आप लोग के साथ भी आगे होगा, ध्यान रखना इस बात को। अभी कोई पूछ नहीं रहा ना, जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर उठोगे, थोड़े लेवल अचीव होंगे, थोड़ी सी इनकम आएगी, थोड़ा सा हाईलाइट होंगे, लोग आपको पैसा देंगे, लोग आपका दाम लगाएंगे, खरीदना चाहेंगे, हजारों नहीं लाखों रुपए आपको देना चाहेंगे। दुख की बात यह है कि हमारे बीच आरसीएम में करने वाली पूजा अरोड़ा भी बिक गई थी पैसों में, दूसरे कंपनी में जाके काम करती थी पूजा अरोड़ा। बाद में जब पता चला बीसी छाबड़ा को, तो बुलाकर बढ़िया से क्लास लिए बीसी छाबड़ा कि मैं एमबे छोड़कर आया आरसीएम में, तो दूसरे कंपनी में कूद रही, तुम्हें कमी का यहां से। वो बीच बीच में कई जगह पर ट्रेनिंग देती थी, सेमिनार देती थी पूजा अरोड़ा। बीसी सर को पता चला कि दूसरे कंपनी में गई, मीटिंग लिया, उसके बाद उनको बहुत तगड़ा हथौड़ा चलाए, और उसके बाद उसकी सब जगह से मीटिंग रद्द करवा दी गई कि पूजा अरोड़ा की मीटिंग कहीं नहीं होनी चाहिए आरसीएम में, ये दूसरे कंपनी में आईडी लगवा चुकी है। लोग पैसे कई लाख रुपया लिया था इसने, वहां से एग्रीमेंट भी करवाई थी, पता नहीं 1 साल का कि 2 साल का, 2 साल का था शायद, फिर 2 या 3 साल ऐसे था, फिर बाद में उधर से इसको निकाला गया, अब फिर से प्लेटफार्म पर सही से आई पूजा अरोड़ा, बिक गई थी बीच में पैसों में। ये ऊपर की बात है, आपको कुछ पता ही नहीं है अभी, बहुत सारी चीजें। तो इसलिए हम जो ऊपर हैं, हम छत पे हैं, अगर आपको बोलते ये काम कर दो तो कर दो, अपना दिमाग मत लगाओ, लगाओगे तो आगे फंसोगे, सामने शेर खड़ा है। हम ऊपर से सब देख रहे हैं,
आप यहां से निकलो, वंडरवर्ल्ड जाते जाते आप बिक जाओगे, लोग खरीद लेंगे, बोली लगा देंगे 1 लाख, नहीं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वहां तक जाते जाते बिक जाओगे। और एक बार बिक गए तो फिर दोबारा वो वैल्यू बनने वाली। तो आरसीएम बेस्ड क्यों है? आरसीएम बेस्ड क्यों है? क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट 1 रुपया से लेकर 1000 रुपया, 9 रुपया का साबुन आता है, सरफ आता है, 18 रुपया का नमक आता है, इसलिए बेस्ट है। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 15,000 से ज्यादा पीयूसी सेंटर है, और लगभग इसके पास 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाले, 2 लाख से ज्यादा क्या है? डिस्प्ले। 2 लाख ऐसी दुकानें हैं जो 10,000 से लेकर के 2 लाख 3 लाख तक की लोग खोल के रखे हुए हैं। रोनी सर का कितना का सामान होगा, है ना? डिस्प्ले वाल 3-3 लाख रुपए का डिस्प्ले वाल लोग खोल के चला रहे हैं। तो 2 लाख डिस्प्ले वाल पूरे भारत, 2 लाख दुकानें ऐसी है जिसको हम डिस्प्ले वाल मिनी शॉप के नाम से जानते हैं। 15,000 ऐसी दुकानें हैं जो 6 लाख से लेकर के 25 लाख तक की खुलती हैं। ऐसी 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं भारत में आरसीएम के पास। 500 से ज्यादा, ये सब किसी और कंपनी में है ही नहीं, ना इस तरह का रेट है। दूसरा, अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट लेते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट का मतलब समझिए। एफएमसीजी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो हर 100 रुपए के सामान पर 50 पीबी मिलता है। कितना मिलता है? 50 पीबी। 40-50 मिलता है, और किसी कंपनी में ऐसा है। अगर बात करें वेस्टीज कंपनी का, 1000 रुपए का सामान लेंगे 30 पीबी बनता है। 1000 रुपए का सामान खरीदोगे 30 पीबी बनता है। 3000 रुपए का सामान खरीदोगे तो आपका 90 पीबी बनता है, यानी 1000 या 90 पीबी ऐसे बनता है, नहीं 100 पीबी, 30-90 या 100 पीबी बनता है। 3000 का सामान, 30,000 का सामान लोगे तो 10,000 पीबी आपका, या 1000 पीबी, ऐसे 1000 पीबी ऐसा है उसमें। अपने में सोचो, अपने में कितना है ना ज्यादा, और कंपनी में ये सब सिस्टम नहीं है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको हर 6 महीने बाद सामान फ्री दे रही, नहीं है। क्लियर? एफएमसीजी का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? एफएमसीजी, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एफएमसीजी, एफएम का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब आप बताइए थोड़ा फुल फॉर्म बोलिए। एफएमसीजी, हाँ हाँ, गुड्स, मतलब कि जो आपके घर में सुबह से शाम तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं, जिसको हम बोलते हैं तेल, मसाला, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, सरफ, साबुन, शैम्पू, ये सब जो होता है इसको एफएमसीजी प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर? नहीं पता था तो पता। रसोई से लेकर बाथरूम थे, सुबह से लेकर शाम तक जो यूज होता है आपके घर में, खाने पीने की जितनी भी चीजें, उसे एफएमसीजी प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर? पहनने वाले, न्यूट्रिशन वाले वो अलग होते हैं, उसको नहीं। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में हर 100 में 50 पीबी हमें मिल जाता है। और एक और यहाँ पे मार्का होता है, ये मार्का जानते हैं आप? FSSAI, कितने लोगों को पता है? अगर ये मार्का नहीं लगा है तो वो सामान खाने योग्य नहीं। कितने लोगों को पता है? ये टेंड मार्का किसका है? हाँ जी, ये फूड वालों का। ये सब जानना बहुत जरूरी, बारीकियों को समझो थोड़ा। ये फूड मार्का है, अगर ये मोहर नहीं लगी है तो समझ लो सामान खाने लायक नहीं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म यही होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AI रहेगा, यहां गलत हो गया, FSS से AI, हाँ ये है। क्लियर? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म ये रहना चाहिए, FSS से AI। ये अगर मोहर नहीं है, किसी भी खाने पीने की चीज पर लगी हुई नहीं है, तो वो सामान खराब है, खाने लायक नहीं। सरकार पीला है तो गलत, हाँ पीला है तो गलत है, ग्रीन हो या ब्लैक कलर में हो, ऐसे भी डायरेक्ट ब्लैक भी कई लोग, हाँ तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये अनिवार्य है। जो ISI का मार्का होता है वो हर जगह उपलब्ध नहीं होता, वो अलग चीजों पे होता है, खाने पीने की चीजों पर भी होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से उसका जगह देख करके उसका लगाया जाता है। क्लियर? तो ये तो आप समझ गए। अब तक हमने क्या समझा कि डायरेक्ट सेलिंग कब आई, कौन लेकर आए, इसका जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आए।
पहली कंपनी एम्बे की है जो भारत में आई, विदेशी थी। उसके बाद बीसी छाबड़ा की शुरुआत कैसे हुई, आरसीएम की शुरुआत कैसे हुई। 1977 से कपड़े के कारोबारी थे ये लोग, आरसीएम के लोग, बीसी और टीसी कपड़े के कारोबारी थे लोग, फैक्ट्री थी इनकी बहुत बड़ी कपड़े की, और कपड़े से ही शुरुआत आरसीएम की हुई थी। 3 पीस पैंट शर्ट के कपड़े से आरसीएम की शुरुआत हुई थी। सन 2000 में आरसीएम का नाम रखा गया। उसके बाद ये चलते हुए पहले फिर इसमें टूथपेस्ट आया, तेल आया, साबुन आया, इस तरह से धीरे धीरे सारी चीजें उपलब्ध हुई। टूथपेस्ट ऐसा हुआ करता था आरसीएम में, अगर दबाओ तो पानी अलग पेस्ट अलग निकलता था, मतलब बनाने में कमी थी। सरफ ऐसा आता था, कपड़े धो कपड़ा साफ नहीं होता था, बिल्कुल मिट्टी जैसा सरफ होता था आरसीएम में शुरू में। कई लोग बोलते हैं कि ये सामान खराब है, बेकार, ऐसा था पहले, ऐसा था, इसीलिए लोग बोलते हैं। तो आप किसी से विरोध मत करो, उनको बोलो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा था। और शुरुआती टाइम सभी का खराब होता है। आप उनके एग्जाम्पल से समझाओ। जैसे आप ड्राइवर हैं, राजकुमार जी नाम है, आप ड्राइवर हैं, आप बोलो कि अगर आप कभी जिंदगी में ऑटो नहीं चलाए हो, बाइक ही चलाए हो, अगर मैं आपको ऑटो चलाने को दे दूं और बोलूं चौड़ी बाजार से घुमा के घंटा घर से ले आओ, क्या सुरक्षित आओगे? नहीं आएंगे। पहली बार में गलती होती ही होती, या तो आप ठोक दोगे, कोई और ठोक देगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसी काम को लगातार बार बार करते हैं तो उसके मास्टर, अब आरसीएम मास्टर बन चुका है। इनके पास एक्सपीरियंस सेंटर है, डॉक्टर्स हैं, लाइब्रेरी है, हर तरह के लोग इनके पास में है। अब पहले नहीं थे, शुरुआती टाइम था। तो पेस्ट को कैसे बेचते थे, मोटिवेशन देखना थोड़ा। पेस्ट को जब लोग स्टेज पर चढ़ते थे बोलते थे आरसीएम में ऐसा पेस्ट आता है जो नीम का तेल अलग और पेस्ट अलग निकलता है, ऐसा कोई कंपनी नहीं बनाती। मोटिवेशन, अपना बच्चे को कोई खराब बोलता है, ऐसा बोलते थे बेचने के मारे। उनको पता था कि गड़बड़ बन रहा है, फिर भी बोलते थे, लेकिन सुधार करते 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 आप देखो कितना बढ़िया है। अब एक बार नहीं कई बार चेक होता, तब वो पास होता, तब जाता मार्केट। तो अगर कोई आपको बोले कि बंद हो गई थी, बोलना हाँ बिल्कुल सही, क्यों बंद हो गई थी मैं आपसे जानना चाहता हूं। नंबर 1, बता दिया तो ठीक, आप बताना मत। वो बताया तो ठीक, आप बताना मत। बता दोगे तो फिर हल्के हो जाओगे ना। बोलो आप बताओ बंद क्यों हुई थी, कारण बता दो, और चालू क्यों हुई वो भी बता दो। और चालू नहीं होती तो हम यहां नहीं होते, आपके सामने नहीं होते। तो जब आप ज्ञानी है तो सर आप ही बता दो। और हंस के बात करना, गुस्से में बात नहीं करना। आप बताना नहीं, पूछना, सवाल को सवाल बना दो। क्लियर? तो कैसे आई, कैसे जन्म हुआ, कैसे शुरुआत हुई? बीसी छाबड़ा की पहली आईडी लगी, यहां तक आई, इतने सारे प्रोडक्ट। भारत सरकार, राजस्थान सरकार से गाइडलाइन मिला, 28 दिसंबर को कानून बन गया 2021 में। ये सब कुछ के साथ इस समय ये पूरा सोफिया कुरैशी की तरह ये पूरा लेस होकर के उड़ान पे है। बात समझ रहे हैं? देश को पता भी नहीं चला कि वो सोफिया कुरैशी कब उड़ी और कब मार, 12:30 बजे गई और 1 बजे मार करके 1:30 बजे वो सबको उड़ा करके ध्वस्त कर आ गई। और इतना खतरनाक काम करके आई है कि भारत सरकार खुद परेशान है। इसीलिए कल फैसला था, हाँ इसीलिए फैसला था कि वो लोग को जीना हराम कर दिया। जहां बम बनाते थे उड़ा दिया, जहां उनका ट्रेनिंग सेंटर था उग्रवादियों का वो भी उड़ा दिया, जगह जगह सब कुछ उड़ा दिया उसने। उसने जवान को मार दिया ना, जिसने परमिशन नहीं लिया करना था। हाँ, इसके पास पूरा अथॉरिटी है ही है, डायरेक्ट गया, ये खुद कर्नल है। अब गई उड़ा के आई। बताओ, एक देश को जिताने वाली लेडीज है। लोग कहते हैं लेडीज क्या कर सकते हैं। अरे भाई उस समय समझो 12:30 बजे रात में उड़ान भरती है वो लेडीज, उसको जहाज भी चलाना है, मिसाइल भी गिराना है, अपने आप को भी बचाना है और जल्दी से वापस भी इंडिया को आना है। जहां परमाणु बम था वही तो गिराई थी। हाँ, सोच के देखो कितना माइंडेड तरीके से उसने काम किया, नक्शा बनाया, काउंसलिंग हुई रात में, और यहां से उड़ान भरती है, अकेले उड़ान भरी हो, कोई नहीं था उसमें, सब कुछ एक साथ करना था। और यहाँ आपका आरसीएम नहीं चलता, वो पूरे देश को हिला के आ गई वहां पाकिस्तान में, 300 किलोमीटर अंदर जाकर के मार के आ गई वो। और कहते हैं कि लेडीज क्या कर सकती है। अरे लेडीज जो कर रही है जेंट्स नहीं कर पा रहे आज के दिन। वो गुस्सा में गई थी कि कैसे नाम रख दिया ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर मिटाया तो हम भी आ रहे हैं मिटाने तुमको। खतरनाक है। 300 किलोमीटर अंदर गई 1 घंटे के अंदर में, 12:30 बजे गई थी वो, 1:30 बजे 42 मिनट में उड़ाना भी था, जाना भी था, गिराना भी था, जगह जगह पे सही जगह पे, स्पीड बढ़ाना घटाना भी था, अपने आप को बचाना भी था, रिटर्न आना भी था, वहां के रडार से बच के आना था, और वो कर गई। रडार तो पहले बम गिरा के गई थी। हाँ, पहले उड़ा दिया रडार को, रडार को ही मारी पहले, न रडार रहेगा न हमें पकड़ेगा। पहले रडार पर फेंका तब गई। बहुत माइंडेड काम किया, उतना सोचेंगे तभी सर दर्द होगा हमारा, छोड़ दो उसको। और वो भी कहाँ की रहने वाली, बिहार की रहने वाली, बिहार के धरती से। कहते हैं बिहारी कुछ नहीं आता, और बिहार का एक देखो पूरा देश को हिला के रखा है वो सौरभ सूर्यवंशी,
क्रिकेटर आईपीएल में मार छक्के चौके लगा। में भी है, गूगल को हैक करने वाला बिहार का ही है। हाँ, वो भी 15 मिनट 20 मिनट हैक कर दिया था पूरा गूगल को। चंद्रयान 2 भेजने वाला भी बिहार सीमांत जिला से है। बहुत आगे है। तो एक तो पंजाब से गई थी लेडीज, एक पंजाब से गई थी, नेवी में है वो नेवी में है, वो गई थी। और एक जो है बिहार से गई थी, 2 लेडीज गई थी और उड़ा करके सब पूरा आ गए। तो हम ऐसा कब करेंगे? क्या देश का प्रधानमंत्री गए थे? कोई मुख्यमंत्री गए थे? कोई नहीं गए थे ना। उसी तरह से आप लोग को काम करना है, यानी हम ना भी रहे तो आप सबको ध्वस्त करके, प्लान करके, मीटिंग करके, ट्रेनिंग करके, काउंसलिंग करके, आईडी लगा करके, सेमिनार में भर करके सब काम कर जाओ। हम ना भी रहे तो कर जाओ, यही टॉपिक था। हमारा इंतजार मत करो। क्लियर? आप करेंगे तो नाम आपका होगा। देखो, कोई भी प्रधानमंत्री का नाम उतना नहीं लेता होगा, ना उसे सर्च करता होगा जितना सूफिया कुरैशी को सर्च किया जा रहा है, जितना उसको देखा जा रहा है कि कैसे प्लेन उड़ाई थी। हम भी सर्च करके देखे थे कैसे उड़ाई थी। और सामने मोबाइल ऐसे लग के ऐसे पूरा एकदम आराम से ऐसे ओवरटेक करती है, पीछे वो दिख रहा है ना। ऐसे उड़ा हाँ, ऐसे पूरा सामने लगा दिया था उसने, पता नहीं किसमें, शीशा में, और आराम से पूरा ऐसे करते, वो पूरा तेजी से सांस लेते। उसको भी ये नहीं पता था मैं वापस आऊंगी कि नहीं आऊंगी, इसलिए उसने और पूरा खुश मन से गई थी। तो हमें भी इसी तरह से काम करना है, क्योंकि नाम, काम से मिला हुआ नाम जिंदगी भर रहता है। अगर आपके नाम से काम मिलता है तो जिंदगी भर नहीं रहता, लेकिन काम से मिला नाम जिंदगी भर रहता है। क्लियर? तो चलो अब चलते हैं मेन मुद्दे। ये तो हमने समझा इसका ब्यौरा शुरुआत से लेकर के आरसीएम बेस्ड क्यों। हम आपको वो फौलाद बनाना चाहते हैं, आप जहां भी बैठो, जहां भी प्लान दिखाओ, लोग आपसे पूछे कि आप किसके टीम से हो, और जैसे नाम लो प्रमोद मौर्य, ये लो आईडी लगाओ। ऐसा फौलाद बनाना चाहता हूं पंजाब में कि आप किसी कोने भी जाओ और एक बार अगर नाम बता दो कि मैं प्रमोद मौर्य की टीम से, और सामने वाला ना बोल सके, बोले ये लो कार्ड आईडी लगाओ। ऐसा बनाना चाहता हूं। स्पीड इतनी तेज है, जो अपलाइन ने 10 साल में अचीवमेंट लिया उन्हें हमने 5 साल में किया है, और चाहते हैं आप लोग ऐसा करो। क्लियर? चलो अब चलते हैं मुद्दे पे, ध्यान से समझना आप लोग। आरसीएम में, जूम मीटिंग में तो हम चलते हैं, रहते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। क्लियर? क्या क्या रुकावटें आएंगी थोड़ी वो समझ लीजिए। रुकावट क्या क्या आएगी, हम अपने बारे में बताने जा रहे हैं, आप हमारी जगह अपने बारे में समझ लेना। क्लियर? हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं। जब हम अपने बारे में बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे कैसे करना चाहिए। ओके? जब हमारी आईडी लगी, ध्यान से समझना, जब हमारी आईडी लगी, आईडी लगने के बाद हमने इस काम को प्रोफेशनल तरीके से काम किया, एक्टिव होके काम किया। क्या काम किया हमने? प्रोफेशनल तरीके से काम किया, एक्टिव होके काम किया, सीरियस होके काम किया, कोई लापरवाही नहीं। आज तक कोई ऐसा दिन ना बचा हो मैंने अपने अपलाइन का फोन ना उठाया हो। फोन भी उठाया, और अगर ना उठा पाया तो मैं बाद में फोन उनको लगाया। ये मेरा सफलता का पहला कदम है, ध्यान से समझना आप। आईडी लगाने के बाद प्रोफेशनल तरीका क्या है? प्रोफेशनल तरीके से आरसीएम को करना होगा। अनप्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो होने वाला नहीं। क्लियर? पहला प्रोफेशनल। आईडी लगाने के बाद क्या कर लेना है? प्रोफेशनल। उसके बाद आपको करना है अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट। किसकी रिस्पेक्ट? अपलाइन। अपलाइन की रिस्पेक्ट अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट कभी करने वाली। ये जो भी बातें आप इस समय बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से कान खोलकर सुनना। हो सकता है कि आप लोगों को लेट समझ में आए, लेकिन जल्दी आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आप इसमें से कोई गलती अभी तक कर रहे थे तो आज से डिलीट कर देना। अपलाइन से आप अपनी बाउंडिंग अच्छी बना के रखो, अपलाइन से रिश्ता अच्छा बना के रखो। आपकी टीम एक बार नहीं, मैं कहता हूं 4 बार छोड़कर चली जाए, आपके लोग आपका साथ छोड़ जाए, ना रहे, लेकिन अगर आपका अपलाइन आपके साथ में खड़ा है, आप दोबारा टीम बना लोगे, दोबारा लोग बना लोगे, दोबारा जीत जाओगे। पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, अगर वो ऊपर वाला परमात्मा आपके साथ में है ना, तो फिर से पूरी दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। मानते इस बात को? तो अपलाइन का मतलब होता है आपके ऊपर वाला अपलाइन, जो ग्रोथिंग अपलाइन है, यहां पे उसको भगवान का दर्जा दिया जाता, गुरु का दर्जा दिया जाता। राइट? अगर चाणक्य चंद्रगुप्त की जिंदगी में नहीं आते तो चंद्रगुप्त राजा नहीं बनता। चाणक्य की नीति, चाणक्य ने उसको जो जैसे बोला उसने वैसा, बीच में उसने अपना दिमाग लगाया,
बहुत बार चाणक्य के बातों को विरोध किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, सीरियल भी चला है, बहुत जगह विरोध किया। तो चाणक्य ने कभी मारा नहीं उसको, बातों से समझाया है, बातों से डांटा है उसको। चंद्रगुप्त मौर्य को नाम सुने होंगे आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके गुरु चाणक्य है, और उन्होंने कभी उसकी बात को काटा नहीं, और वो पहले से बता देते कि ये होने वाला है, ऐसा ही होगा। लेकिन जब वो अपना दिमाग लगाता, फेल होके आता था, तब फिर उसको दूसरा प्लान बताते थे कि ऐसे करो, राइट। तो अपलाइन के साथ आपका जो बाउंडिंग है, विश्वास है, जो प्यार है, वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप आरसीएम में बहुत ऊपर तक, बहुत आगे तक जा नहीं सकते। डाउनलाइन आपके साथ आए या ना आए, डाउनलाइन आपके साथ काम करे ना करे, सुने ना सुने, छोड़ के चली जाए, कोई मतलब नहीं, आप निराश मत होना। डाउनलाइन जाए तो निराश मत होना, अपलाइन जाए तो दुखी हो जाना, क्योंकि दोबारा अपलाइन आपको मिलेगा नहीं, राइट। डाउनलाइन दोबारा खोज लोगे, अपलाइन ढूंढ लेगा, फिर खोजवा देगा, फिर टीम बना देगा, फिर टीम तैयार कर देगा। लेकिन अपलाइन जब रहेगा तभी ये सब कुछ हो पाएगा, डाउनलाइन जितना मर्जी इधर उधर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, सीरियस होके काम करना है, अपलाइन से बाउंडिंग बना के रखना है, अपलाइन की कोई भी बात को काटना नहीं। हमारा बेटा छोटा सा है, 12-13 साल का है, अगर हम उसे कुछ समझाएंगे तो क्या गलत समझाएंगे? मुझे आप लोग जवाब दो। अगर मैं उसे कुछ डांटूंगा, समझाऊंगा या मारूंगा तो मैं क्या उसके साथ गलत कर रहा हूं? हाँ जी, नहीं ना। अगर वो हमसे नाराज होकर खाना ना खाए, दूसरे के घर में चला जाए, हमसे बात ना करे, तो इसमें हमारी गलती है कि उसकी गलती है? नुकसान किसका होगा, हमारा होगा कि उसका होगा? क्योंकि हम उसके बाप हैं, हम पहले से सब कुछ देख रहे, दुनिया में पहले आए। उसी तरह से आपका अपलाइन आरसीएम में पहले आया, आपसे ज्यादा ट्रेनिंग लिया, आपसे ज्यादा मीटिंग लिया, आपसे ज्यादा काउंसलिंग लिया, आपसे ज्यादा लोगों से मिल चुका है, तो अपलाइन अपलाइन होता है। आज सुरेंद्र वत्स के जो अपलाइन है मुकेश कोठारी जी हैं, बात को थोड़ा ध्यान से समझना। आरसीएम में सुरेंद्र वत्स जी डायमंड हैं, मुकेश कोठारी जी सफायर है। सुरेंद्र वत्स जी डायमंड है, मुकेश कोठारी उनके अपलाइन है, और मुकेश कोठारी सफायर है। लेकिन आज भी कोई भी बात कही होती है तो डायमंड व्यक्ति सफायर से सलाह लेता है, सफायर की रिस्पेक्ट करता है। आदरणीय मुकेश कोठारी बोलते हैं, मेरे गुरु मुकेश कोठारी, मेरे अपलाइन मुकेश कोठारी बोलते हैं, हर जगह उनका सम्मान करते हैं, हर स्टेज पर नाम लेते हैं सुरेंद्र वत्स जी अपने अपलाइन मुकेश कोठारी का, जो कि मुकेश कोठारी का लेवल उनसे 2 लेवल कम है, फिर भी है तो अपलाइन। किसी कारण बस नहीं हुआ, अलग बात है। यहां डाउनलाइन भी अपलाइन से आगे जा सकता है, ऐसा सिस्टम। लेकिन कभी भी ईगो में मत आना, घमंड में नहीं आना कि साला मैं तो साहब बन गया। आरसीएम है दोस्त, ये मार्केट नहीं है, आरसीएम। अपलाइन की रिस्पेक्ट कम किए गए तो क्लियर समझ गए आप? प्रोफेशनल तरीका, अपलाइन का रिस्पेक्ट, सीरियस होकर के काम करना है लगातार। आईडी लगाने के बाद हमने यही किया। उसके बाद पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पर हमने हमेशा क्या बनाया? क्या बनाया? माहौल बनाया। हमेशा हमने माहौल बनाया। और रेशो आएगा। रेशो क्या आएगा? आप 10 को बोलोगे तो आपके पास में 4 लोग आएंगे, 6 लोग नहीं आएंगे, 4 ही लोग आएंगे। 10 को प्लान दिखाओगे, 4 को समझ में आएगा, 2 लोग 1 लोग ज्वाइनिंग करेंगे, ऐसा सिस्टम चलेगा। ये आप हटा नहीं सकते, आज तक कोई हटाया ही नहीं सिस्टम। आप इसे कुछ नहीं कर सकते। 10 को बताओगे, 4 लोग समझेंगे, 2 लोग 1 लोग आईडी लगाएंगे, तो यही होगा, ये चलता ही रहेगा। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं, और इस पे उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बता रहा हूं। मीटिंग में 10 को बुलाओगे, 3 लोग 4 लोग आएंगे, 6 लोग नहीं आएंगे। ये चलता ही रहेगा, ये चलेगा, कुछ दिन चलेगा। अभी कब तक चलेगा? जब तक सामने खुद आकर देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलने लग जाए। ये जो रूपांतरण यात्रा निकल रही है ना, इसी की वजह से सब कुछ हाईलाइट होगा, और फिर लोग जुड़ेंगे आपसे पूछकर। एक दिन ऐसा आएगा, लोग ढूंढेंगे आरसीएम वाला कहां है। अभी नहीं सुनते ना, एक दिन खोजेंगे। 10 को नहीं, आप 1 को नहीं बताओगे, 10 जुड़ेगा। ऐसा दिन आने वाला है। क्यों? क्योंकि कानून बन गया इसमें। क्लियर? हमने क्या काम किया? माहौल कहां कहां हमने बनाया। चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो यूएस का प्रोग्राम हो, मतलब सेमिनार हो, चाहे वो कोई भी काउंसलिंग मीटिंग हो, हर जगह जूम मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, काउंसलिंग हो, वीकली मीटिंग हो, सेमिनार हो, हर जगह हमने क्या बनाया है? माहौल बनाया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने बिठाया। जूम मीटिंग में ज्यादा लोगों को अटेंड करवाया। बोला जाता है कि अगर आपके पास खेत है, खेत जमीन, उसमें
कनक, गेहूं फेंक दो, छीट दो। दो ही डालोगे तो कहां उगेगी 2 पीस? हो सकता है कोई, किसी को ठंडी लग जाए, किसी को गर्मी लग जाए, किसी को पानी लग जाए, किसी को चिड़िया खा जाए, कोई बड़ा हो जाए कीड़ा खा जाए, थोड़ी और बड़ा हो कोई उसको गाय खा जाए। 2 ही पेड़ फेंके तो 2 ही जमा तो पहले ही मर जाएगा। 2 मत फेंको, मुट्ठी भर के फेंक दो, ढेर सारा गेहूं फेंक दो खेत में। 60% 70% मर भी गया, सड़ भी गया, गल भी गया, खत्म भी हो गया मिट्टी में, 40% जामेगा ना, उसमें से उगेगा ना, कुछ तो उगेगा। हम फेंक ही रहे 2 दाना 4 दाना। इसलिए हमने लोग बनाने पे, माहौल बनाने पे काम किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार में भर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में बिठा दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग में, जूम मीटिंग में ले आके रख दो। आते नहीं, लाना पड़ता है। आते हम लोग एक विश्वास करके बैठ जाते हैं कि वो तो आ ही जाएगा, उसको तो पता है, वो तो लीडर है, वो तो बड़ा एक्टिव है। गलत, बहुत गलत सोचते हो। आज भी हम आप लोग को फोन करते हैं, आज भी, जो कि नहीं करना चाहिए। आज भी हम स्टार को फोन करते हैं, विनर को, रनर को, ईगल को, सबको फोन करता हूं, आज भी करता हूं। क्यों? हमें पता है कि आप लोग सीरियस नहीं। सीरियस होते तो हमसे पहले आपका फोन आता कि सर जी मीटिंग है, कितने लोग को लाना। ऐसा मैं करता हूं। अजय सर का कोई भी मैसेज आया, जैसे उन्होंने लिख दिया टिकट, टिकट कितना चाहिए, तुरंत कमेंट मेरा कमेंट आता, 50 पीस, 100 पीस। सबसे पहले नंबर पे कमेंट मारता हूं और फोन भी करता हूं, जी सर, जय आरसी जय। हमेशा अपलाइन से मैं डाउन होकर बात करता हूं। कभी तेज आवाज में अपलाइन से बात नहीं किया, कभी नहीं किया। आज तक रिकॉर्ड में मैंने कभी अकड़ के बात नहीं किया अपने अपलाइन से, तेज आवाज में बात नहीं किया। उन्होंने बोल दिया कि ये मार्कर नहीं है, मैं बोलता हूं नहीं है, रख दिया जी, चलो इससे नहीं लिखना, नहीं लिखूंगा। जो बोला वो किया, तो आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, अपने दिमाग से नहीं आया। आज के 3 साल पहले मैं किराए पे भटक रहा था, आज मैं खुद के घर में, वो भी बिना लोन का घर, बिना कर्ज का घर, सब आरसीएम से हुआ। 30-35 हजार नौकरी करता था, छोड़ दिया। कौन छोड़ाया? आरसीएम ने। नहीं तो आज भी हम गुलाम होते फैक्ट्री में। अपने अपलाइन की मैंने रिस्पेक्ट की, जैसा अपलाइन बोला वैसा करता, अपना दिमाग नहीं लगाया। ये सफलता का पहला पायदान है। दूसरा पायदान, दूसरा पायदान समझो आप। दूसरा माहौल वाला आप समझ गए? माहौल, ज्यादा लोगों को बिठाओगे कुछ तो समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे आप लोग सब लोग बैठे हैं, मुन्ना सर आए, इनके साथ में 3 लोग आए। अकेले मुन्ना सर आते और जितना हम बताते, क्या इस तरह जाके इन 3 लोगों को बता पाते? कभी नहीं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। बता के दिखा दो, नहीं होगा। सुनेंगे भी नहीं 3 लोग। यहाँ हम 50 लोग को बिठा के जो बात बोलेंगे वो सबको समझ में आएगा, लेकिन एक आदमी को जितना मर्जी 4 घंटा चिल्ला लो, समझ में नहीं आता। तो क्या करो, माहौल में बिठा दो। अब अपने तो ये सीख रहे हैं, इनके साथ 3 लोग और सीख रहे हैं, इनके जो साथ में लेकर आए, उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो पूरी ये टीम जितनी है सब मुन्ना सर के अंडर में, सबके सीनियर में मुन्ना सर, उसके बाद सत्तन सर आते हैं, दीपक सर आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। क्लियर? लेकिन सबसे सीनियर में मुन्ना सर है, अभी स्टार लेवल पे। ओके, तो अपने साथ 3 लोग को लाए। नहीं लाते तो क्या 3 लोग सीख पाते? जो हम बता रहे, जो लिख रहे, जो बता रहे, नहीं हो पाता। इसलिए क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में बिठाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार में बिठाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करके जूम मीटिंग में लेके आओ। ये आपकी जिम्मेवारी है। सिखाना तो उस लीडर की जिम्मेवारी, वो सिखा ही जाएगा, बता ही जाएगा, समझा ही जाएगा, और जो वो बता जाएगा वो आप नहीं बता सकते, उस तरीके से नहीं बता सकते। क्लियर? तीसरे नंबर पे क्या काम करना है? सीखना। क्या करना है? सीखना। कभी भी सीखने से पीछे मत रहो। ये क्या, आप क्यों आए? सीखने आए। आपको क्या नहीं आता? सब आता है। आप हमारी तरह इंसान हो, जो हमारे पास हो आपके पास, जैसा हमारा शरीर वैसा आपका, जैसे हम दुनिया में आए आप भी वैसे आए। हम भी मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, आप भी जाते हैं, लेकिन वहां से आप क्या ले आते हैं, हम क्या लाते हैं, ये फर्क होता है। तो सीखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सीखने से वंचित रह गए वो सिस्टम में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और आसान बात यह है कि कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी काम सीखा जा सकता है, ये आसान है। क्लियर? कोई भी उम्र। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले सीखोगे तो कुछ बड़ा होने वाला, टीम के साथ सीखोगे तो बड़ा काम हो जाएगा। हमने हमेशा सीखा। सीखने के साथ साथ एक काम और करना है, क्या लेना है? रिस्क ले। अगर कोई आदमी रिस्क नहीं लेता है तो उसका काम होने वाला रिस्क। जो काम असंभव लगे उस काम को करो। संभव करने वाले तो बहुत लोग बैठे, असंभव को करो। 5 साल के अंदर में लॉकडाउन की स्थिति में हमने
सही शुरुआत किया, उस समय बिगिनर लेवल पे हम थे। अभी भी स्क्रीनशॉट रामेश्वर सर रखे, अपना भी हमारा भी रखे, गूगल पे सेव करके रखे। उनका 37-38 हजार बिजनेस था, हमारा यही 22-23 हजार बिजनेस था टोटल पूरा ग्रुप का, वो रखे, अभी भी रखे। लॉकडाउन अप्रैल के महीने, वहां से हम दोनों ने शुरुआत किया। इस 5 साल के 20 से शुरू करके और 25 में आकर के, अभी 25 खत्म नहीं हुआ पूरा, वहां से चल करके नहीं, बिगिनर से पर्ल तक आना, टेक्निकल तक जाना आसान नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, हमने प्रोफेशनल तरीके से काम किया, अपलाइन की बात को माना, रिस्पेक्ट किया, माहौल बनाया, हमेशा जूम मीटिंग, होम मीटिंग, सेमिनार, कहीं कुछ छोड़ा, मिस नहीं किया कभी भी, कोई भी हालात हो। पहले नंबर पे हमने आरसीएम को रखा, फर्स्ट नंबर पे हमने सीखना शुरू किया, रिस्क लेना शुरू किया और आज यहां पहुंच गए। हमेशा नंबर 4 रिस्क लो। रिस्क नहीं लिया, अप्रैल में लिया, मई में लिया, रिस्क नहीं लिया, तगड़ा वाला रिस्क लिया। आगे और बड़े बड़े रिस्क लेने वाला हूं, ऐसा ऐसा रिस्क लूंगा कि आपको नींद नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा पागल इंसान हूं। हम इस समय समझ लीजिए कि हम पूरा अलग तरीके से हम इस काम को कर रहे हैं। चौथे नंबर पे, जो आप पैसा कमाते हैं, वो बताया क्या, ध्यान से सुना, जो भी आप पैसा कमाते हैं, अगर आप 20,000 रुपया कमाते हैं तो इसमें से 20 में से आप 40% अपने इसके लिए निकाल दो। जल्दी सफल होना है तो 20,000 रुपया कमाते हो तो इतना पैसा आप, ये आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल मिला के आरसीएम का, फैक्ट्री का जो भी कमाते हो सब मिलाकर 40% रुपया, 40% आप इसमें लगाओ आरसीएम में। कहां कहां लगेगा बता देता हूं। सेमिनार जाते हो आप, उसमें लगाओ। कुछ लोग टिकट का पैसा नहीं देते हैं, लगा दो, ले जाओ। कुछ लोग ऑटो का पैसा नहीं देते हैं, लगा दो, ले जाओ। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें लगा दो, ले जाओ। 40%, किसी का कोई पीवीसीबी लास्ट में रुक रहा है, वहां लगा दो। 40% पैसा आपको अपने आरसीएम में, टीम में लगाना होगा। किस पे लगाना होगा? टीम में। टीम के साथ साथ अपने ऊपर खर्चा करना होगा, अपनी मेंटेनेंस पे भी देखना, आपके कपड़े, आपके ड्रेस, आपकी नॉलेज, अपने आप नॉलेज को बढ़ाना, अपने बैग, डायरी, यानी अपने आप को मेंटेनेंस और टीम को, ये 40% पैसा अगर आप लगाते हैं तब आप आरसी में जल्दी सफल हो पाते हैं। अगर ये आप नहीं लगाते हैं तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, लेट हो जाएंगे। हमने लगाया, हमने 40 नहीं, हमने 60% पैसा लगाया आरसीएम में। ये जितना, ये गहराई बता रहा हूं, यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये गहराई बता रहा हूं, ये इस तरीके से बता रहा हूं कि करना इस तरीके से। और जब कोई नया व्यक्ति आपकी टीम में आ जाता है, उसे कुछ पता नहीं, ना पीबी का पता है, ना टीम का पता है, ना काउंसलिंग का पता है, ना अपलाइन का पता होता है, ना सेमिनार का पता होता है, ना कंसिस्टेंसी का पता होता, कुछ पता नहीं होता। उसे हर बात तोता की तरह समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। और आसान तरीका यह है कि उसे मीटिंग माहौल में डाल दो, अपने सीख जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत है नहीं, समझेगा भी नहीं आपसे, नहीं समझ। उसे मीटिंग में भर दो, सेमिनार में भर दो, काउंसलिंग मीटिंग में डाल दो, जूम मीटिंग में भर दो, ले आकर के अपने पूरे टीम को, वो अपने आप वहां से लोग सीख जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको जो 20,000 कमाते हो तो 40% आपको लगाना है। जितना भी कमाते हो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर ये नहीं लगाते हो आरसीएम में, 20% इसमें से आप अपने लिए रख लो खर्चा के लिए। 20% खर्चा, जो भी आपका खर्चा है घर का, उस खर्चे के लिए 20% रखो। 5% इस पे डोनेट करना पड़ेगा। 5% क्या करना पड़ेगा? डोनेट, मतलब लोगों को दान में। किसी को आप जैसे कोई प्रोडक्ट दे दिए, S5 दे दिए, कोई लाचार है, बेबस है, मजबूर है, लेडीज को वुमेन दे दिया, किसी को गामा हमने दे दिया, किसी को हमने और कोई प्रोडक्ट दे दिया, है ना। किसी का शर्ट नहीं सही था, वो गरीब आदमी परेशान है, कोई कम काम करता, कम कमाता, हमने उसको शर्ट पैंट पहना दिया आरसीएम के पैसों से। दान कर दो, डोनेट कर दो। और उससे डोनेट करने के बाद क्या मिलेगी? दुआ। क्या मिलेगी? और वो दुआ आपके लिए अमृत का काम करती है आरसीएम। अगर कोई अपने दिल से, आत्मा से दुआ देता है आपको किसी भी काम, हमने बहुत दुआ कमाया, 100 रुपया हर आईडी पे हमने दिया। क्या लगता है कि 2 बदुआ दिए होंगे हमको? उनका बिजनेस भी उनसे करवा दिया मैंने, लेवल भी चेंज करवा दिया, पैसा भी कमवा दिया, 100 रुपया उनको देकर उनसे दुआ भी कमा लिया। बहुत सारा काम मैंने किया। मैं यहाँ से काम करता हूँ, इससे ऊपर से काम करता हूँ, नीचे से मैं काम नहीं करता, क्योंकि नीचे काम करूंगा तो मैं पहलवान नहीं बन सकता, मैं WWE में जाकर कुश्ती नहीं कर सकता हूँ, इससे इतने बड़ी शरीर रहेगी, मैं इससे बड़ा होऊंगा नहीं, इससे मोटा हो सकता हूँ, ताकतवर भी नहीं हो सकता हूँ। लेकिन इससे ऊपर का अगर काम करूंगा तो बहुत ताकतवर हो सकता हूँ इसके चक्कर में, इसके बाद पैसे में और लोग में, पैसे बनाने में, लोग बनाने में सबसे ताकतवर बन सकता हूं अगर मैंने इसका सही उपयोग किया और अपलाइन के साथ काम किया।
हर महीने में अपलाइन को जरूर ले आना। कोई भी नया काम करने से पहले, कोई नया ऑफर रखने से पहले, कुछ भी नई एक्टिविटी करने से पहले अपलाइन की सलाह जरूर लें। अपलाइन कौन? एक्टिव, इफेक्टिव, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, कमाता हुआ, आगे चमकता हुआ, उस अपलाइन को जो आपको ज्वाइनिंग करा दिया हो तो आपका लाने का माध्यम है। लेकिन कौन तेजी से काम कर रहा है, उसके साथ अपने कदम को कदम मिला लो, तेजी से निकल जाओ। क्लियर? तो ये चौथे नंबर पे कि आपको कुछ 5% डोनेट करने पड़ेंगे, 20% घर के लिए रखो, 40% आरसीएम में लगा दो। नहीं लगाओगे नहीं होगा, लेट हो जाएगा। जैसे आपको राधे श्याम जी हम बताए, आप बोले रॉयल्टी कब तक आएगी, हमने आपको बोला कि आपको थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, 2-3 चीजें चेंज करना पड़ेगा। वहां जो कपड़े पहने थे उस कपड़े में आप 10 साल तक करिए, आरसीएम में रॉयल्टी नहीं आएगी। एक चीज और, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कमी क्या लिखा हूं? अगर आपका अपलाइन आप में कमी निकालता है तो अपलाइन का धन्यवाद करो। बात को थोड़ा सीरियस समझिए। अगर आपका अपलाइन आपके अंदर कोई कमी निकाले और बताए कि इसका सुधार कर लो, आप इस कमी को दूर कर दो, आप ये कमी आपकी यहाँ पे, ये गलती आपकी यहाँ पे है, अगर वो आपकी गलतियों को बताए, आपकी कमियों को बताए, तो आपको स्वीकार करना है, उस पर सुधार करना है जल्दी से जल्दी, और अपलाइन का धन्यवाद करना है। यदि आपने अपलाइन से बहस किया, सर मैं तो ठीक हूं, मैं तो सही हूं, मैं तो सही जा रहा हूं, मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो इसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, कर जाऊंगा, बन जाऊंगा। अगर आपने अपलाइन से बहस किया, जबरदस्ती बातें किया, अपलाइन की बात को काट दिया, तो फिर समझ जाइए कि आपकी रॉयल्टी बहुत दूर चली गई। कौन अपलाइन? चमकता हुआ सितारा। और कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन आपको बोलेगा, कमी दिखेगी तो, जैसे हम कहीं भी प्लान दिखाते हैं, कहीं भी जाते हैं प्लान दिखाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आप पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ? पत्थर की मूर्ति की तरह बैठ जाओ। जब हमारी कोई प्लान चल रही हो, काउंसलिंग चल रही हो, किसी को हम मोटिवेट कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, तो जब वहां आप बैठो तो ना फोन बजना चाहिए, ना हाथ हिलना चाहिए, ना पैर हिलना चाहिए। खुजली भी हो तो मत खुजलाओ, पेशाब लगे तो बैठे रहो। मतलब पत्थर का मूर्ति बन जाओ, और कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सामने वाले को क्या समझा रहे हैं, वही समझो, वैसे आपको आगे करना होगा। अब जैसे मान लीजिए मुन्ना जी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, और बगल में चंद्रेश जी मोबाइल चलाने लगे, किताब खोलने लगे, खुजलाने लगे, कुछ और करने लगे, तो ये इधर नहीं उधर देखने लग जाएंगे, इनकी नजर अपने आप उधर चली जाएगी, तो यहाँ हमारा तार कट जाएगा, हमारा प्रभाव डाउन हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम इनको सही तरीके से, इनके माइंड को हैंग करके अपने काम को सेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तार काट दिए, हिला दिए, या तो रहो ही मत, वहां बैठो ही मत, हट जाओ वहां से। इसका जरूर ध्यान देना। कभी भी कहीं भी हमें बैठाना, हमारी प्लान चल रही हो तो आप में बीच में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हुआ तो हम वही रुक जाएंगे। ये मैंने सीखा इतने दिनों में, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। हम कई बार अपलाइन को ले जाकर के सामने बिठा देते हैं, उनसे इंट्रोडक्शन नहीं करवाते, परिचय नहीं करवाते, बैठ गए जाके। अब अपलाइन को ले गए हो जिसके सामने, अपलाइन थोड़ी ना उसको जानता हो, आप जानते हो ना, आप बातचीत शुरू करवाओ ना अपने सर से। उनके पास गए तो उनको बोलो, नमस्ते, ये मेरे भाई भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, तो जो हम बात आपसे बोले थे, एक जरूरी काम था उसके लिए आए हैं, तो आपको कुछ बताना चाहते, फायदा देना चाहते, मुझे फायदा हुआ तो मैं सोचा आपको भी फायदा दिला दूं, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। तो सर जी, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे चाचा है, या जो भी है, ये मेरे ऐसे हैं, तो आप जो मुझे बताए आप इनको भी बताइए कि क्या क्या फायदा। एक दूसरे की बात शुरू करवा दो, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने अपलाइन की 2 मिनट की बड़ाई करते हुए। उनसे बताओ कि मेरे सीनियर अपलाइन, मेरे जैसा सैकड़ों लोग इनके पास में है, और बहुत लोगों को इन्होंने जिंदगी बदला है, कई लोगों को इन्होंने फायदा दिलाया, मुझे भी फायदा मिला, इसलिए मैं आपके पास। इस तरह से बात शुरू करा के फिर बैठो ना। अब वहां जाके बैठ गया, अब अपलाइन क्या बात करे सामने वाले से, अनजान आदमी से। वो भी बैठ गया, आप भी चुप हो। हाँ, और पानी उन्हें लाए, पिए, उसके बाद चलो जी। हाथ जोड़ के। इस तरह नहीं करना, अपलाइन की परिचय करवाना। और जब कई बार अपलाइन प्लान दिखाने लग जाए, अपलाइन उनको मोटिवेट करने लग जाए, वीडियो दिखाने लग जाए, कुछ और करने लग जाए, बीच में आप फोन चलाने लग जाओ, आपका कोई फोन आ गया, आपका कुछ और होने लग गया, बीच में उठकर जाके प्यास लग गया, बाथरूम लग गया, तब तो हो गया फिर प्लान वहां पे। वो नया व्यक्ति आपको देखता है कि ये व्यक्ति कितना सीरियस है जो बता रहा बंदा। जब आप सीरियस हो तब आपके साथ हो रही यार कुछ तो बढ़िया, तभी तो ये बंदा एकदम काक चेष्टा बको ध्यान, तभी तो ये बकुला की तरह ध्यान लगाए बैठा उस पर। क्लियर? तो ये आपको कमी अगर अपलाइन निकाले, आपके अंदर नुक्स निकालता है, आपकी कोई कमजोरी उसे बता रहा है, तो उसे सुधार कर लो, ठीक कर लो, स्वीकार कर लो, और अपलाइन का धन्यवाद करो। गुस्सा मत हो, गुस्सा हुए गए, फिर हो गया आपका काम, कल्याण हो आपका। फिर अपलाइन आपकी कमी बताएगा नहीं, और आप फिर धीरे धीरे गलत रास्ते पे जाते 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 जाके खाई में गिर जाओगे। सर जी मैं नीचे गिर गया, अब अपलाइन क्या करे, बोला तो था नीचे खाई है, आप बोले नहीं हम सही जा रहे, रोड बढ़िया है, प्लेन है, फूल बिछा हुआ है,
जाओ फूल पे आगे आगे खाइए। जिसमें विश्वास बाद में अपलाइन क्या हाथ पकड़ाएगा? बाद में कहते फोन में नहीं उठा। हाँ, फोन में नहीं क्या उठा। बात नहीं उठाएगा? तो इसको ध्यान रखना। क्लियर? आगे चलते हैं। नंबर 6, पॉइंट को ध्यान से समझते जाना, हर पॉइंट को सही से मैं समझा रहा हूं, अच्छे से मैं बता रहा हूं। नंबर 6, यहां पे आपको लिखता हूं बर्फ, शक्कर और चक्कर। बर्फ, शक्कर, चक्कर, 3 चीज पे काम करना। कभी भी फील्ड में जाओ, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में, ये 3 काम लगातार करेंगे, आरसीएम कभी बंद नहीं होगा, कभी आपका ग्रोथ रुकेगी नहीं। सर पे बर्फ मतलब हमेशा दिमाग को ठंडा रख। कई बार कई तरह की लोग बातें, अरे बंद होए, भाग गए, रोड है, लोग बेवकूफ बनाते, ऐसा कई लोग बोलते तो आपको गुस्सा लगे, तेरी तो है बंद हो गई तो मैं कहां भाग गया आरसीएम लेके, कैसे आया? होता है ना अंदर से गुस्सा। कई बार कई लोग गलत भी बोल जाते हैं, गाली भी दे देते हैं, अरे ये सब लूटने वाले लोग बेवकूफ बनाते हैं, सब ये सब चोरी, ये चोर बनाते हैं, ऐसे मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग। कई लोग दारू फारू पी के भी कुछ भी बोल देते हैं ना। आपको वहां ठंडा रहना है, क्योंकि गहरा पानी हमेशा शांत रहता है। गहरा पानी शांत रहता है, और उससे लड़ना नहीं, बहस नहीं करना। क्यों? क्योंकि कभी भी आवाज सिक्का करता, नोट कभी आवाज नहीं करता। चिल्लर सिक्का जो होता है, चिल्लर, वो गिरेगा तो छन्न दे करेगा, लेकिन नोट का गड्डी गिरेगा तो आपको नोट बन के रहना, चिल्लर बन के बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना, शांति। कई बार कुत्ता भौंकता, हम क्या करते? शांत रहते हैं। सिमरन जी के पास जाते, राजपाल 2 कुत्ते पाले हुए हैं, वो पूरा पक 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 करते रहते, तो हम उनके साथ पक पक करे तो हम क्या बन गए थे? समझ रहे ना? तो जब कहीं भी जाओ, कोई भी बक 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 बड़बड़ बड़बड़ करता है, बड़बड़ा लेने दो उसको, बड़बड़ा लेने दो। शेर के सामने कुत्ता भौंक ही तो सकता है ना, शेर तो एक बार पकड़ेगा, एक ही शब्द बोलेगा, सीधा पकड़ेगा। अगर वो बैठ गया तो ज्वाइनिंग होके उठेगा। करिश्मा के साथ एक बार प्लान में गए, कैसे बोला था, ए हम नहीं करेंगे, सब बेकार है, बकवास। अब करके देखे, बहुत देखा हमरे बस का नहीं, पीछे चला गया। बाद में जब उसको गियर मिली, हाँ क्या क्या लगेगा इसमें, कौन सा डॉक्यूमेंट पूछो, इसको लगा दो, मैडम जी को जोड़ दो इसमें, मैं इसका सपोर्ट करूंगा, जोड़ दो इसको, मुझे नॉमिनी डाल दो, जोड़ दो इसको। बताओ, ऐसे होता है। तो बर्फ, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में मतलब चलना फिरना जरूरी है। और शक्कर मतलब जब बोलो तो मीठा बोलो, नॉर्मल बोलो। बड़े लोगों को कभी भी आप कड़क आवाज में बोलते नहीं देखते। टाई कोट पैंट पहनकर कभी भी आप किसी को कहीं चौक चौराहे पे झगड़ा और मार करते हुए नहीं देखे होंगे। देखे किसी को? देखे किसी को बाजरा लड़ाई कर लिया, पटका पटकी कर लिया, कोट पैंट टाई पहन के, कभी देखे? नहीं देखे। नहीं है ना? तो हम लोग शिक्षित आदमी हैं, संस्कारी तरीके से हमें काम करना, शिक्षित तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, आते जाते अगर किसी के साइकिल गाड़ी किसी से टच हो गई तो तुरंत माफी मांग लो और अपने आप को छोटा बना लो तुरंत, कि सॉरी भाई साहब, माफ करना। चाहे भले गलती उसकी हो, फिर भी आप माफी मांग लो, क्योंकि आपका टाइम कीमती, उसका टाइम। वो बहस करने को खड़ा हो जाएगा, आप माफी मांगो और चले जाओ, छोटे बन जाओ। झुक के सीखो हनुमान से चलना। क्लियर? उससे बहस करोगे, समय खराब होगा, फेस वैल्यू खराब होगी, छोड़ दो उसको। धन्यवाद भैया, गलती हो गई, चाहे वही ठोक दिया फिर भी सॉरी, गलती, आपका नुकसान भी हो गया, सॉरी, उल्टे गलती मांगो, सॉरी। तो शर्म के मारे वैसे भी वो शर्म हो जाए, समझ गए? तो ये काम, तो बर्फ आपके सर पे हो। अगर गुस्सा हुए, चेहरे पे गुस्सा आया, लक्ष्मी जी दूर जा रही है, रॉयल्टी भाग रही है पीछे। गुस्सा आया जो भगी वो गई, ये मत जाना, ये बड़ा खतरनाक है, इसके पास मैं रहूंगी नहीं, इसके पास नहीं, बहुत गुस्सैला आदमी है। शक्कर मीठा, कड़वाहट मत बोलो, किसी की बात को काटो मत, कटप्त बात नहीं करना किसी की बात, उसकी बात को सहमति बनाते हुए घुमा दो उसको दूसरे तरफ, उसकी बात को सहमति करते हुए दूसरे तरफ घुमा दो। क्लियर? उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। वो सब बहुत लंबा प्रोसेस है। चक्कर मतलब आना जाना बंद, आरसीएम चलना बंद। तो सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में ये होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, नंबर 7। नंबर 7 पे आता है आरसीएम, 7वां अजूबा आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म थोड़ा सा समझ लो। एक दिन मैंने काउंसलिंग मीटिंग में बताया, कितने लोगों को पता है? पता है? बस 3 लोग, 13 में से 3 लोग जानते हैं। यही दुख की बात है, क्योंकि हर काउंसलिंग में कुछ नया बता के आता हूं।
सही है गलत? हर काउंसलिंग में कुछ नई जानकारी देकर के मैं आता हूँ। एक ही गाना अगर आपको बार बार सुनाया जाए, एक ही खाना आपको रोज खिलाया जाए, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगा। इसीलिए हम एक ही खाना एक ही गाना बार बार, आज जो हमने बताया शायद हमने पहले नहीं बताया था कि अभी जो बता रहा हूं RCM, इसका फुल फॉर्म तो है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। जब कोई आपसे पूछे कि RCM का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको उनको बोलना है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। तो अगर वो बोले कि बाजार का तरीका क्या गलत है, बोलना नहीं। कौन बोला गलत है? हम तो बोले नहीं गलत है। तो जब वो बोलेगा वो गलत नहीं तो सही कैसे होगा? कोई एक तो गलत होना पड़ेगा ना। बोलिए हम उसको गलत भी नहीं बोल रहे हैं और इसको सही भी हम बोल रहे हैं, वो भी सही ये भी सही। उस तरीके को अपडेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अपडेट कर दिया गया। आप बोलोगे किक मारने वाली मोटरसाइकिल क्या गलत है? नहीं, वो भी स्टार्ट होती है, किक मारना पड़ता है। रास्ते में अगर रुक गई तो गियर छोड़ाओ, किक मारो। अब सेल्फ सिस्टम आ गया है, अपडेट कर दिया गया। किक भी है, सेल्फ भी है। बाजार में भी समान है, यहाँ भी समान है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? उसमें थोड़ा सा बटन दबाओ चालू, और इसमें उसमें पुरानी वाले में मारो 4 बार किक तब स्टार्ट होती है। और इसमें सिस्टम क्या है? गियर लगे हुए स्टार्ट हो जाती है, वो बिना गियर छोड़ा स्टार्ट। तो क्या किया गया? अपडेट। वो भी सही है, ये भी सही, लेकिन आसान कौन सा आप बता दो। उसी से पूछो आसान क्या लगता है। सेल्फ वाली आसान लगती है, किक वाली आसान लगती है? बोलेगा अगर उसने गलती से बोल दिया किक वाली आसान लगती है, क्योंकि है उसके पास किक वाली, अगर उसने बोल दिया किक वाली आसान लगती है, तो उनको आप दूसरी बात बोल सकते हो कि मुझे एक बात बताओ, किक में अगर आपके पैर में कोई दिक्कत आ जाए, चोट आ जाए, तो क्या आप गाड़ी स्टार्ट कर पाओगे? फिर हो सकता है वो आपको सवाल, देखो यहाँ पे आपको सवाल जवाब चलेगा। आपको बोलेगा अगर किक पैर में दिक्कत आ गया तो किक नहीं मार सकता हूं, ऐसा वो बोलेगा। तो दूसरा जवाब आपको ये भी दे सकता सामने वाला बहस में कि अगर आपके हाथ में चोट लग जाए तो कैसे सेल्फ दबाओगे? बात समझ गए? तो आपको क्या बोलना है पता है? दूसरे हाथ में अगर हमें लग जाए, चोट लग जाए, तो जो पट्टी लगा हुआ है ना, उससे भी दबा देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी अगर कोई लड़का भी है छोटा सा ना, उसको बोलेंगे बटन दबा दो तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किक कितने लोग से किक मरवाओगे? या इसमें प्लास्टर हुआ तो क्या किक मार पाओगे? इसमें प्लास्टर भी हुआ तो छुआ दोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। आसान कौन? उससे लास्ट में क्या बोलना? आसान क्या है? यही आसान है, तो आओ फिर आसान पे लेके आना, उसको मुश्किल से बाहर निकालना। तो RCM का फुल फॉर्म समझ लीजिए। RCM इन्हीं 3 चीजों पर चलेगा। अगर आप तीनों चीज पर वचनबद्ध हैं तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हमने बहुत सारी बातें बता दी, ये लास्ट बात बताता हूं, उसके बाद मीटिंग को विराम देता हूं। राइट, फिर हम मिलेंगे जूम पे। अब 5 मिनट बड़ा सीरियस होके सुनो। R का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी क्या होता है मुन्ना सर? मुझे नहीं पता। अब ये चालाक हो गए हैं, अब समझदार हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी हुआ। अच्छा, जिम्मेदारी लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है? जिम्मेदारी किस चीज की जिम्मेदारी लेनी है हमें? अपने टीम की, अपने परचेज वैल्यूम की, टीम के परचेज वैल्यूम की, लेवल की, पिन की, मीटिंग में लोगों को बिठाने में, काउंसलिंग में लाने में, जूम मीटिंग में ले जाने में, सेमिनार में ले जाने में, इसका क्या उठाना हमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद, जो हमारे नीचे आईडी लगी उसकी जिम्मेदारी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? हमारी बनती है। फोन कॉल करना, बात करना, कमी बेसी दूर करना, अप्लायंस से मिलवाना, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। दूसरा नंबर सी का मतलब होता है कमिटमेंट। हमने जो कमिटमेंट किया था पूरा किया कि नहीं किया? किया ना पूरा? हमने कमिटमेंट किया था ये प्रोडक्ट देंगे, ऐसे ऐसे हम गिफ्ट देंगे, सेलिब्रेशन करें, किए ना? हमने बोला मई में आईडी लगाओ 100 रुपया देंगे, ऐसे कई लोग का बाकी होगा। आप लोग अपने अपलाइन को बता देना, वो भी जल्दी मिल जाएगा आपको। अकाउंट में पैसा नहीं था, इसकी वजह से वहां पर नहीं जा पाया। अकाउंट में निकालना था अंगूठा लगा के, वो दूसरा मैडम जी के अकाउंट में था, दूसरे में, गूगल में नहीं था। गूगल पे में अब धीरे धीरे उसमें ला लेंगे, आज आ जाएगा, सबका हो जाएगा। बात को समझना। तो सी मतलब होता है कमिटमेंट। क्या होता है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाए तो मतलब सिस्टम से बाहर जाना पड़ेगा। आप अगर टीम के सामने कोई भी वादा करते हो तो उसे निभाओ, पूरा करो, नहीं तो करो ही मत। नहीं तो करो मत। वादा करो तो पूरा। अगर किसी वजह से किसी कारण फेल हो गए तो वो कारण बताओ, वो अपनी टीम को कारण बताओ। मान लो आप वादा किए थे मैं सेमिनार आऊंगा, लेकिन रास्ते में आपका एक्सीडेंट होता, हॉस्पिटल चले जाते हो, सेमिनार नहीं आते, तो कारण बताओ टीम को कि मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूं, मेरे चोट आ चुकी है, ऐसी दिक्कत है। तब आपकी टीम तब आपके सामने खड़ी है, साथ है। लेकिन आप आए भी नहीं और बताए भी नहीं, जैसे उनका हुआ था ना, फोन करते करते आप थक गए, जैतू जी का।
जैतू जी का फोन करके थक गए, ना आए ना बताए कंफर्म। इससे क्या होता, विश्वास टूट जाता। उसके बाद हमको लोग कह रहे थे ना, आप जाके समझाओ। हाँ सुनिए सुनिए, अब क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना, आप थाली तोड़ दो, बर्तन तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो, मकान तोड़ दो, दुकान तोड़ दो, किसी का मुंह तोड़ दो, लेकिन विश्वास ये ध्यान रखना, विश्वास मत तोड़ना किसी का। अगर वो तोड़ दिए तो वो कभी बनेगा नहीं दोबारा। सब दुकान बन जाएगा, मकान बन जाएगा, दरवाजा बन जाएगा, बर्तन आ जाएगा, मोबाइल खरीदा जाएगा, सब कुछ दोबारा बना सकते हो, लेकिन विश्वास दोबारा नहीं बना सकते। इसलिए किसी का विश्वास तोड़ना, या तो कहो मत, और कहो तो पूरा करो, नहीं तो कहो ही मत। और ज्यादा खुश होकर के किसी के साथ कोई कमिटमेंट मत करो, किसी से वादा मत करो बड़े खुश हो गए हम ये कर देंगे आपके साथ, तो कमिटमेंट पूरा करना है, जो करना है उसे पूरा करना है, साथ पूरा देना। क्लियर? जो कहना, कमिटमेंट का मतलब क्या, आपने अपने डाउनलाइन को बोला कि आपके नीचे हम 5 आईडी लगा देंगे, आपको हम 10,000 बिजनेस पे पहुंचा देंगे, आपको हम बिगिनर लेके चले जाएंगे। आपने ऐसा बोला, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं। आप उनको बोले आप इतना करो, इतना हम कर देंगे, आप किए नहीं। इससे क्या होता है, सामने वाले का विश्वास। सब लोग मिलकर के प्रयास किया और उसके बाद भी नहीं पहुंचे, तो उनको बताओ कमी कहां से रह गई। लक्ष्य दूर हो तो नेक्स्ट टाइम जरूर आजमाओ, अगले बार एक मौका दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं अगले बार जरूर साबित करके दिखाऊंगा। तो एक मौका कोई भी आपको दे सकता है, लेकिन दोबारा भी फेल हो गए तो मतलब विश्वास खत्म। एक बार कोई भी माफ कर देता है, हम इंसान है, सबके अंदर दिल है, लेकिन दोबारा भी आप वही गलती कर रहे हो तो गलत है। या तो जहां तक आप बोले थे, आप सामने वाले को बोले थे कि मैं आपको बिगिनर बना दूंगा, 20,000 पर कर दूंगा, आप अपने आईडी पर 5,000 पीवी कर लो, मैं आपको बिगिनर बनाऊंगा, लेकिन वो आदमी 15,000 पर जाके लटक गया। विश्वास टूटा कि नहीं टूटा? आप उससे बोलो अब की बार प्रयास करो, अब की बार पहुंचा दूंगा। दूसरी बार अगर इस 5,000 इसने किया और आप 20 पर नहीं ले गए, उसको आप 18,000 पे रख दिए, तो इसमें गलती किसकी है? या तो उसको 20 से निकाल करके 25 पे ले जाओ, 20 से पार करवा दो, उसको इस पे ले जाओ, यहां से उठाकर यहां ले जाओ। बोलो हमने जहां तक बोला तो उससे आगे तक आपको ले गए। सलेब ना मिला अलग बात, नीचे वाला सलेब पे आए खुश हो जाओ, नीचे वाला सलेब पे आए खुश हो जाओ। सलेब को, आप सलेब पर खड़े हो, दुख की बात है। आपके नीचे टीम में पैसा नहीं आता है तो दुख की बात। एक बार शानदार तालियां हमारे गुरुदेव के लिए, जबरदस्त। कोई बात नहीं, देखिए ओके, चलिए तो ये हो गया। आप सब लोग खड़े ही हो गए, कब से बैठे थे, मीटिंग भी खत्म है। चलो खड़े खड़े 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये आप सीख गए सारी चीजें? सीख गए? क्लियर? अब अपनी टीम में सबको बताएंगे सब चीजें, सबको ये सारी जानकारी देना। ओके? और एम का मतलब होता है मैनेजमेंट। ये बात वहीं पे आ रही थी, घूम के देखो, कमिटमेंट और मैनेजमेंट पे ही जा रही है कि आप कैसे मैनेज। उस दिन हमने बताया था कि नीचे से कितना आएगा, यहाँ से कितना, नई ज्वाइनिंग कितना करके कहां तक जा रहे हो ये चेक करो और वहां तक पहुंचाओ, बोले थे ना। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका करना है? टीम का मैनेजमेंट करना है, बिजनेस का मैनेजमेंट करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है। हर एक चीज को मैनेज करते हुए आपको आगे पैसों का मैनेजमेंट आपको करना है। राइट? अगर आप मैनेजमेंट सही से कर गए, जो आदमी टाइम का मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, टीम मतलब अपनी मैनेजमेंट कर लेता है, वो कभी नीचे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता, ऊपर ही जाता है। बात समझ गए आप लोग? तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नहीं आता तो सीखो, कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, रोड मैप बोलते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हमने बताया, ये ऐसे जूम मीटिंग में क्या होता है कि आपके पीछे कोई आवाज लगा रहा, कई बार आवाज रुक जाती है, बंद हो जाती है, कोई बर्तन खटका दिया, कोई और काम आ गया। तो यहाँ जो सीरियस तरीके से आप लोग सीखे हो, ये सीरियस तरीके से आप कहीं भी जूम पे इतना अच्छा से नहीं सीख सकते। दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि जूम मीटिंग अब धीरे धीरे बंद होगा। क्यों बंद होगा, कारण जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जूम की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लोगों की आने की संख्या क्या हो रही है? किसकी गलती है? हमारी? किसकी गलती है? ठीक कौन करेंगे? हो नहीं रहा ना। जब लोग कम होने लग जाए मतलब कि लोग सीरियस नहीं है, लोग नहीं चाहते हमें कुछ जानकारी मिले, हमारी टीम को मिले। जब जूम मीटिंग चलती थी, अजय सर हमें एक बार फोन करते थे, कितने लोग? मैं बोलता था सर जी 20 लोग। पक्का? हाँ जी पक्का, देख लो। मैं कहा बिल्कुल, 20 को रडार में लेता। मुन्ना सर को, सत्तन सर को, दीपक जी को, अनिप जी को, जितने भी लोग थे सबको फोन करता था, ऑल इन वन, जूम है, जूम है, जूम है। एक ही बात बोलता था फोन में, जूम मीटिंग कितने बजे? इतने बजे आ जाए। ठीक है सर, सबको। और इतने लोगों को मैं ले आता था।
और उसके बाद पार्टिसिपेट में चेक करता, जो नहीं आता था उसको फोन करते थे और उसके घर पे जाकर के बात करते थे कि किसी कारण बस हो सकता आप नाराज हो गए, जूम पे क्यों नहीं है, तो नेट नहीं चला था, वाईफाई ये वो बहाना, तो या तो बहाना बनाओ तो पैसे बनाओ। तो आप अगर सीरियस होते ना तो 100 लोग नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं 100 लोग। आप लोग अच्छे से काम कर रहे हो, सीरियस होकर के काम कर रहे हो, लेकिन अब समय आ चुका है गियर चेंज करने का। क्या करने का? तो जूम मीटिंग का गियर भी चेंज किया। बिल्कुल बंद नहीं होगा जूम मीटिंग, लेकिन बीच बीच में हम क्या करेंगे, जूम मीटिंग को चलाएंगे और हम सभी लोग, जिससे पूरा देश सीखता है, पूरा आरसीएम के जितने लोग हैं वो एक एक लोग सब लोग जिससे सीखते हैं, हम वहां से सीखेंगे। हम डायरेक्ट नहर से नहीं, डायरेक्ट समुद्र से पानी लेंगे। कैसा रहेगा? नहर कभी भी सूख सकती है, नदी कभी भी बारिश ना हो तो सूख जाती है, लेकिन समुद्र कभी सूखता। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा समुद्र से पाइपलाइन बिछाएंगे। समुद्र का मतलब गुरुकुल क्या है? वहां पे सब कुछ उपलब्ध है, प्रोडक्ट की जानकारी, बिजनेस की जानकारी, रिलेशन बिल्ड कैसे करना, कपड़े कैसे, मतलब ऑल इन वन। क्या है? गुरुकुल। किस पे चलेंगे हम लोग? गुरुकुल पे। कितने बजे से चलता है, कितने लोगों को पता है? 6:30 बजे से। मीटिंग अपनी 7 बजे चलती थी जूम, अब हम सब लोग गुरुकुल 6 बजे से अटेंड करेंगे। अगर जूम मीटिंग पे आ गए तो ठीक, नहीं तो सीधा लाइव जाकर के यूट्यूब पे अटेंड। तैयार है आप लोग? और अपने पूरे टीम पे उससे, अगर जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी सफलता चाहते हैं, तो आपको सभी लोगों को गुरुकुल पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और गुरुकुल के साथ साथ जो सेमिनार है, कोई भी सेमिनार मिस ना हम करें ना हमारी टीम करे। बात समझ में आ रही है? ये 2 चीज को पकड़ के चलना पड़ेगा, और तीसरा अपलाइन से बात करना। ये 3 चीज को पकड़ लो, एक गुरुकुल को, दूसरा सेमिनार को, तीसरा अपने अपलाइन को पकड़ लो। ये तीनों जगह को छोड़ो मत, ये तीनों लोग त्रिलोक तक लेके चले जाएंगे आपको। ये तीनों में से कहीं भी मिस किए तो गए। क्लियर? तो चलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। 2-4 शब्द हमारे गुरुजी इसमें बोलेंगे। हम बड़े खुश नसीब हैं, सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि सर का दर्शन हो गया, अचानक से आगमन हो गया हमारे घर पर। बड़ा खुश नसीब हूं मैं। आज हमारे बीच में अजय सर मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। सर से पूछता गया कैसे करना, जैसा बताते कि वैसा किया। अपना खोपड़ी कभी लगाया नहीं, मैंने कभी नहीं लगाया मैंने अपनी खोपड़ी। और ये भी बात मैंने आपको बता दी, अपलाइन यहां लिखा हूं, देख लो। कभी भी मैंने अपने अपलाइन से ऊंची आवाज में बात नहीं किया, इसलिए यहां तक मैं पहुंचा हूं। कभी भी अपलाइन की बात को काटा नहीं, हाँ बोलकर ना नहीं किया मैंने, कि मैं ये करूंगा तो करूंगा, यहाँ आऊंगा तो आऊंगा, इतने बजे आऊंगा तो बजे आऊंगा, इतने लोगों को, मतलब जो मैंने वादा किया पूरा उसे किया। तो आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए हमारे गुरुजी हमेशा हमें अपने हाथ की गदोरी पे रखते हैं, हमेशा अपने हथेली में रखते हैं हमें, इसीलिए कि प्रमोद एक ऐसा इंसान जो हमारी किसी बात को काटता नहीं है। हमेशा 12 बजे भी जरूरत पड़ती है, प्रमोद हमारे पास होता है। तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े सम्मान के साथ, आप जहां भी जैसे भी खड़े हैं, हम चाहते हैं हमारे गुरुजी हमारे बीच में आए, 2-4 शब्द बोले। एक बार शानदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार वाली, जबरदस्त वाली तालियां। साथी को नमस्कार। जय आसियन। हाँ?